हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th जियोग्राफी का अगला चैप्टर यानी कि 6th चैप्टर, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इंडिया में हैं, उनका इकोनॉमी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है और कैसे ये पोल्यूशन करती हैं और कैसे उस पोल्यूशन को रोका जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। कंट्री के डेवलपमेंट में इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का क्या रोल है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसकी शुरुआत करेंगे हम एक छोटी सी कहानी से। ठीक है, तो कहानी क्या है? एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है हरीश, और वो दीपावली के समय पे अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट घूमने गया है। और मार्केट में वो क्या खरीदना चाहता है? शूज़ एंड क्लोथ्स। ठीक है, इसके लिए खरीदने के लिए गए हुए हैं। यहाँ जाकर वो देखता है कि मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यूटेंसिल्स हैं, शुगर है, दियाज हैं, टी है। तो हरीश जब ये सारी चीज़ें देखता है मार्केट में, तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। भाई देखो, क्वेश्चंस आना बहुत ज़रूरी है, इसी से आप सीखते हैं। यदि दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं सीख सकते। उसने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि शॉप्स जो हैं मार्केट में, दे आर फ्लडेड विद द आइटम्स फॉर सेल। हर चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है ना? तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि यार इतनी सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कैसे बनती हैं? तो उसके पिताजी उसको आंसर करते हैं। तो उसने जब ये क्वेश्चन किया कि इतनी लार्ज क्वांटिटीज़ में ये सारी चीज़ें कहाँ से आईं, तो पिताजी क्या बताते हैं कि ये जो शूज़ हैं, क्लोथ्स हैं, शुगर हैं, ये मैन्युफैक्चर्ड होते हैं मशीन्स से, है ना? मशीन्स इनको बनाती हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में और लार्ज इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के कुछ एग्जांपल मिल गए। हालांकि ये शूज़ और क्लोथ्स स्मॉल स्केल में भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो यूटेंसिल्स हैं ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, और जो दियाज और अदर आइटम्स हैं जो हाथ से बनाए जाते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ में आर्टिजन्स ये बनाते हैं। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन का आंसर आया। क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हमारे दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं सीख सकते। क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके पिताजी ने जब ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, तो अब हम आ जाते हैं इस बात पर। तो देखो भाई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस हमने दीपावली से समझी कि हो सकता है कि हमारे को इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल ही ना हो दीपावली पर, यदि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ना हो। तो ये मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, अब ज़रा उस पर फोकस करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग देम फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल गुड्स। ठीक है, मोर वैल्यूएबल गुड्स या मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, इसको ही हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो हमें यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन मिल गई एक मार्क में। क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, है ना? छोटी मोटी क्वांटिटी में नहीं करते हैं, लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी का मतलब ये नहीं कि अब अपन पूरा बड़ा सा गोडाउन भर दें। भाई लार्ज क्वांटिटी का मतलब ये है कि आप मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, कई हम देखते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में कि दिया बनाए किसी व्यक्ति ने और इतने दिए बना लिए कि वो 150 लोगों को बेच सके। ऐसा नहीं है कि पूरे शहर के लिए अकेले एक व्यक्ति ने दिए बना लिए। ऐसे ही कई सारी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज चलती हैं जहाँ पर कोई नमकीन बनाकर बेचता है, कोई पापड़ बनाकर बेचता है, कोई अचार बनाकर बेचता है। तो ये सारी क्या हैं? इंडस्ट्रीज ही तो हैं। वहाँ भी तो मैन्युफैक्चरिंग की जा रही ना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो रहा है ना, लार्ज क्वांटिटीज में हो रहा है मार्केट के लिए। अब वो मार्केट आपका कितना बड़ा है वो अलग चीज़ है ना? और कैसे बना रहे हैं? आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल गुड्स। ठीक है, तो ये कहलाती है मैन्युफैक्चरिंग। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, वुड। ठीक है, वुड का यूज़ किया जाता है पेपर बनाने के लिए। शुगर बनाने के लिए क्या लगता है? शुगर केन लगता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आयरन ओर लगता है। आयरन ओर से हम इम्प्योरिटीज अलग करके और फिर उसमें हम अदर चीज़ें मिक्स करके स्टील बनाते हैं, है ना? एल्यूमिनियम कहाँ से मिलता है? बॉक्साइट से मिलता है। तो ये रॉ मटेरियल्स बता दिए कि भैया ये रॉ मटेरियल है। इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने से हमको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट टाइप की हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें
हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं हमारे आसपास वहाँ जाकर ट्रैवल करें, उनको घूमें, है ना। फॉर एग्जांपल हम हो सकता है आसपास कहीं पर यदि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, है ना, क्लोथ्स जहाँ पर बनाए जाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो आप वहाँ देखेंगे कि यार्न खुद अपने आप में एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है ना। पहले होता है कॉटन, रॉ कॉटन से बनता है यार्न से बनते हैं क्लोथ्स, है ना। तो हमें पता चलेगा एक्चुअल प्रोसेस क्या है। हम किताबों में पढ़ के ये सारी चीज़ें नहीं सीख सकते। ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको इन इंडस्ट्रीज़ में जाकर घूमना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, इससे आपके स्किल्स बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अब अपन ने बता दिया कि शुगर बनती है शुगर केन से, लेकिन क्या आपने कभी ये प्रोसेस देखी? तो भाई देखना पड़ेगा जाके, तब तो सीखेंगे। सिर्फ किताबों में पढ़ते रहने से थोड़ी सीख सकते हैं अपन ये चीज़ें, है ना। उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो किताब में मेंशन नहीं होती। जब हम लोकेशन पर जाकर देखते हैं, प्रोसेस होते हुए देखते हैं, तो हमें पता चलता है क्या चीज़ें अपन को और उसमें ऐड करनी होती हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि हमने बात करी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, भाई उसमें कि कॉटन अपन ने रॉ कॉटन, कई लोगों ने तो रॉ कॉटन कैसा होता है, कॉटन के प्लांट कैसे होते हैं वो भी नहीं देखे। उस रॉ कॉटन के प्लांट से जब कॉटन बॉल्स में से कॉटन निकाला जाता है, उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है, फिर कैसे स्पिनिंग करके उसको थ्रेड बनाते हैं, फिर क्लोथ बनाते हैं, कुछ भी नहीं जानते। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, उससे स्किल्स आएगा। साइट विजिट कीजिए। सिर्फ किताबों में ऐसे तो आपको बोरिंग लगेगा ये चैप्टर, आपको लगेगा कि हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है ये, हमें तो इसका कोई काम। अरे भाई ये इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि इन इंडस्ट्रीज में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको वो अपॉर्चुनिटीज सर्च करनी है ताकि आप आगे सक्सेस गेन कर सकें, अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकें, है ना। तो इन सारी इंडस्ट्रीज पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको यहाँ इनके बारे में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इनमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो लोग जो है ना वो एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज में, जिन्हें हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या हो रहा है, जो प्राइमरी मटेरियल है उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो लोग एम्प्लॉय होते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर के एम्प्लॉय कहलाते हैं, जैसे कि स्टील फैक्ट्रीज में, कार्स, ब्रूवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बेकरीज, इन सब जगहों पर जो वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं वो सब काय में आ रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। और अब जब ये सब सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यानी कि प्राइमरी गुड्स को सेकेंडरी में फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उसके लिए सर्विसेज की रिक्वायर्ड होती है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, है ना। लेकिन अभी हमारा फोकस प्राइमरी और टर्शरी पर नहीं होगा, अभी हमारा सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्रीज पर ही हमारा पूरा फोकस होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट जो यहाँ दिया हुआ है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। माने जितनी ज्यादा डेवलप्ड हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी, उतना ज्यादा डेवलप्ड हमारी कंट्री होगी, उतनी ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हमारे पास होगी। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? लोगों के पास पैसा होगा, लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हो जाएंगी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, है ना। तो ये याद रखना है अपन को कि क्यों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमको, ये चैप्टर क्यों पढ़ना है ये जस्टिफाई करता है कि इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री के डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो अब इन इंडस्ट्रीज के बारे में ज़रा और डिटेल में समझते हैं, क्यों इतना हम इस पर इतना फोकस कर रहे हैं, क्यों कंट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके बेसिस पर हम इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, या इसे हम कंट्री की बैकबोन क्यों कहते हैं। देखो एक स्टेटमेंट आता है, एक सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स में यहाँ से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर, व्हाई, या जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे भाई हम? तो इसमें हम क्या बताते हैं भाई कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है और एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करता है। अब चूंकि एग्रीकल्चर भी बैकबोन है क्योंकि 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, और यदि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में उसको मॉडर्नाइज करने में ये हेल्प कर रही हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी तो बैकबोन होंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है तो उससे प्राइमरी पर जो हमारी डिपेंडेंस है वो रिड्यूस होती है। जैसे कि यदि हम पुरानी बात करें
तो हमारी कंट्री की लगभग 70% के आसपास पॉपुलेशन जो है ना, अलग अलग ईयर में अलग अलग डेटा, कभी 80%, कभी 75%, कभी 70%, कभी 66%, ऐसे डेटा आपको अलग अलग मिलेगा। तो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका बहुत बड़ा पोर्शन जो है ना वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था अपने लाइवलीहुड के लिए। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी तो धीरे धीरे लोग वहाँ शिफ्ट होने लगे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या कर रही है, एग्रीकल्चर पर जो ओवरलोड है, क्यों है ओवरलोड, क्योंकि यहाँ पर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। तो जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं तो लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तो देखो यही दो चीज़ें दी हैं। पहला पॉइंट क्या बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, हमारी इकोनॉमी है बैकबोन है, इसीलिए ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी बैकबोन होगी। फिर दूसरा क्या, इट ऑल्सो रिड्यूसेस द हेवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम by providing them jobs in secondary and tertiary sector। तो ये होता है इसमें, क्योंकि सेकेंडरी होता है तो सेकेंडरी के साथ टर्शरी भी आ जाता है, क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी में लाने के लिए और उसको कन्वर्ट करने के लिए सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं कि भाई एग्रीकल्चर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो किसी भी कंट्री में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए प्री कंडीशन है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर द एराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो पॉवर्टी भी होती है ना, पॉवर्टी है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। तो यदि हम चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी ख़त्म हो तो उसके लिए प्री कंडीशन, मतलब ये पहली रिक्वायरमेंट है क्या, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसीलिए हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया और जॉइंट सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी, जिसे हम जॉइंट सेक्टर वेंचर कहते हैं। ठीक, तो यदि यहाँ से क्वेश्चन बन गया, यहाँ से भी एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, व्हाट वाज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी कि जहाँ पर सरकार सब कुछ कर रही है, गवर्नमेंट ओनर है। तो व्हाट इज द मेन philosophy behind the establishment of public sector industries in joint sector venture in India। तो क्या आंसर होगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज द प्री कंडीशन फॉर द एराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट क्या आएगा, देखो ये दोनों पॉइंट आप चाहो तो मर्ज कर सकते हो। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसका एम क्या है, रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करना। रीजनल डिस्पैरिटीज कैसे कम होंगी भाई, जो रूरल एरियाज हैं या जो बैकवर्ड एरियाज हैं, यहीं यदि वहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर दें तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो रीजनल डिस्पैरिटीज जो हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती हैं। तो यदि हम ये रीजनल, क्योंकि कुछ ऐसे रीजन हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है, तो जो ऐसे रीजन्स हैं जो डेवलप्ड नहीं हैं, जहाँ पोटेंशियल है लेकिन डेवलपमेंट का, तो वहाँ पर यदि इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की जाएं तो वो एरियाज भी डेवलप हो जाएंगे और ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं ये खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। ये जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं, जब हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। हमको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है, यदि हमारे पास ये फॉरेन एक्सचेंज नहीं है तो यदि हमें दूसरी कंट्री से कुछ खरीदना है ना तो हमको गोल्ड और सिल्वर में पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज, या फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या, हार्ड करेंसीज जैसे कि डॉलर हो गया, है ना, ये सभी जगह एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज हम अर्न करते हैं कब, जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके और उसको बेचते हैं तो। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में भी ये इंडस्ट्रीज हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। और कंट्रीज, याद रखना, ऐसी कंट्रीज जो अपने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करती हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं, है ना। तो कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरस। तो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी किस चीज़ से जुड़ी हुई है, इंक्रीजिंग and diversifying its manufacturing industries as quick as possible। क्या करना है, डाइवर्सिफाई भी करना है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई भी करना हो, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी भी है। अभी हमारे यहाँ बहुत सी चीजों में क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल हम बेच दे रहे हैं, रॉ मटेरियल बेचेंगे तो हमको पैसा नहीं मिलेगा उतना,
लेकिन उस रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे, उसमें वैल्यू ऐड कर दी, तो हमारी इनकम बढ़ेगी, हम डेवलप हों। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है हमको यहाँ पर कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं और एग्रीकल्चर है, ये एक दूसरे से एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं है, ये साथ साथ चलते हैं ना। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड, साथ साथ चलते हैं, अलग नहीं है एक दूसरे से। कैसे? जस्टिफाई करो, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, एक्सप्लेन करो, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे भाई कि ये जो एग्रीकल्चर है ये रॉ मटेरियल दे रहा है इंडस्ट्रीज को, और इंडस्ट्रीज जो है वो इम्प्लीमेंट्स या जो भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो दे रही है एग्रीकल्चर को। तो इंडस्ट्री के कारण एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और एग्रीकल्चर से ही इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिल रहा है। ठीक है, तो ये साथ साथ तो चलेंगे, है ना। तो क्या होता है, ये जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, उनने क्या किया है, दे हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को बढ़ा दिया है। कैसे? प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी है इसकी। कैसे बढ़ा दी है भैया? इन्होंने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स दिए, पेस्टिसाइड्स दिए, इंसेक्टिसाइड्स दिए, ये सारी चीज़ें जिनकी रिक्वायरमेंट होती है पंप सेट्स की, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स, मशीन्स, टूल्स, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? इंडस्ट्री से। ठीक है, और इन इंडस्ट्रीज के अलावा और भी कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, उनको रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से मिलती है? एग्रीकल्चर से। तो ये एक दूसरे के पूरक कहते हैं ना, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, कि एग्रीकल्चर के कारण इंडस्ट्री डेवलप हो रही है और इंडस्ट्री के कारण एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है। तो ये साथ साथ मूव करते हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है, तो भैया एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को, दोनों को डेवलप होना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, लोगों का लाइवलीहुड उनको मिल रहा है ना। अब एक चीज़ और याद रखना है हमको कि ये जो कंपटीशन है ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। डेवलपमेंट एंड कंपटीशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री has not only assisted agriculture in increasing their production but also made production process very efficient। लेकिन क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देना काफ़ी है? मैन्युफैक्चरिंग तो ठीक है, हमने स्टार्ट कर दी है, उससे एग्रीकल्चर भी डेवलप हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डेवलप कर लेना काफ़ी है? ऐसा नहीं है भैया। हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनसे कंपटीशन फेस करने लायक होने चाहिए। यदि हम प्रेजेंट डे की बात करें, ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है? एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री चाहिए, क्योंकि हम दुनिया भर से कॉम्पीट कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण। भाई देखो, यहाँ पर इंडिया में भी हम मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, चाइना में भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, लेकिन क्या कोई इंडियन खरीद रहा है? क्यों नहीं खरीद रहा है इंडियन मोबाइल्स? क्योंकि उनमें वो क्वालिटी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही ना। तो हमने क्या बोला, प्रेजेंट डे वर्ल्ड जो ग्लोबलाइजेशन का है उसमें इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव, मतलब सेल्फ सफिशिएंसी इज नॉट इनफ। हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को कैसा होना पड़ेगा? इंटरनेशनल मार्केट में जो गुड्स अवेलेबल हैं उस क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करने होंगे, अदरवाइज हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में फेल हो जाएंगे। वो इवन दूसरी कंट्रीज के जो लोग हैं वो हमारा मार्केट कैप्चर कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन यहां से बनता है, सेल्फ सफिशिएंसी इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अलोन इज नॉट इनफ। व्हाई? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है और इस ग्लोबलाइजेशन में हमें क्या चाहिए? हमारे जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विथ दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट, तब सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ सेल्फ सफिशिएंसी काफ़ी नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम बैकबोन क्यों कहते हैं, और उसमें भी बैकबोन तभी कहेंगे जब ये सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट ना हो, इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करने लायक भी हो। ठीक है, अब इसका हमारी जीडीपी में या हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है? तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन नेशनल इकोनॉमी, अब इसको हमको पढ़ना है। ठीक है, यदि हम लास्ट 2 डिकेड्स की बात करें तो लास्ट 2 डिकेड्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर जो है जीडीपी में वो बढ़ा है ना। ओवरऑल यदि हम बात करें जीडीपी में, इंडस्ट्रीज का शेयर कितना है? 27% है इंडस्ट्रीज का शेयर, लेकिन इसमें क्या आती है? माइनिंग, क्वारिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, ये भी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं है। ठीक है,
तो इसका जो हिस्सा है वो हटा देंगे ना, तो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का शेयर कितना है, 17% है हमारी जीडीपी में, जो कि बहुत कम है। कैसे कह रहे हैं कम? आप आसपास की दूसरी कंट्रीज से कंपेयर कर लो। आसपास की दूसरी कंट्रीज जो डेवलपिंग हो, डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर नहीं करेंगे, बराबरी वालों से हम कंपटीशन करेंगे, उनसे कंपेयर करेंगे। तो आसपास जो कंट्रीज हैं यदि वहां पर देखें तो उन कंट्रीज में 25 to 35% तक शेयर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का वहां की जीडीपी में, खासतौर से जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहां पर। ठीक है, तो हमारी डिमांड क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज शुड बी एटलीस्ट 12%। अभी कितनी चल रही है? 7% चल रही है। कितने समय से चल रही है? ओवर द लास्ट डेकेड मतलब पिछले 10 साल जो निकल गया उसमें 7% के आसपास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है, और रिक्वायरमेंट कितनी है? हर साल 12% ग्रोथ होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं, यदि ये एनसीईआरटी का जो डेटा है ये 2003 का है, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो कितने पेस पर ग्रो हो रही है? 9 to 10% पर ग्रो हो रही है 2003 से। ठीक है, 2003 से कितने पर? 9 to 10% पर। अब इसी रेट से चलते रहे तो हमें उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में हमारा जो टारगेट है 12% ग्रोथ का वो हम अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो विथ appropriate policy interventions by the government and renewed effort by the industry to improve productivity, क्या होगा? Economists predict that manufacturing industry can achieve its target over the next decade. ठीक है, अगले 10 साल में हम जो 12% ग्रोथ का टारगेट लेके चल रहे हैं वो अचीव कर सकते हैं यदि गवर्नमेंट सही पॉलिसीज बनाए और रिन्यूड एफर्ट हो इंडस्ट्रीज में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके द्वारा, तो हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। और इसीलिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल भी बनाई गई, सेटअप ही की गई, ताकि एक हेल्दी कंपटीशन हो सभी के बीच में और उससे हमारी कंट्री को फायदा हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप हो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है कि ये इंडस्ट्रीज आप डेवलप करने की बात कर रहे हो, ये इंडस्ट्रीज की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए? क्या कहीं भी अपन इंडस्ट्री खोल देंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते, कहीं भी तो इंडस्ट्री ओपन नहीं कर सकते, उसके लिए एक प्रॉपर जगह चाहिए, और ये सिलेक्ट करना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में तो सबसे पहली चीज़ आती है, वो आती है कॉस्ट। तो लोएस्ट कॉस्ट तो ज़रूरी है, लेकिन लोएस्ट कॉस्ट की हम बाद में बात करेंगे। उसको पहले इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आपको पैसा चाहिए, लेबर चाहिए, स्किल्स चाहिए, है ना? तो क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल, लेबर, ठीक है, कैपिटल यानी पैसा, पावर यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पावर मतलब यहाँ पर पॉलिटिकल पावर की बात नहीं चल रही है, यहाँ पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट। ये 5 चीज़ें हैं मेन जो चाहिए होती हैं किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन बताने के लिए, है ना? मटेरियल, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट, है ना? लेकिन ये सब जगह पॉसिबल नहीं है कि अवेलेबल हो, तो फिर क्या करें भाई? तो भाई फिर हम ये देखते हैं कि ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, ये कहाँ पर लोकेट की जाती हैं? जहाँ पर ये सारे जो फैक्टर्स हमने पढ़े ना, अभी जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी ना, ये सब क्या है? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सॉरी फैक्टर्स विच वेयर इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड, है ना? ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या होगी। रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट, ये 5 फैक्टर्स के बेसिस पर इंडस्ट्री लोकेट की जाती है। ठीक है ना? अब ये फैक्टर्स सब एक साथ एक जगह अवेलेबल नहीं हो सकते, तो हम क्या करते हैं, जहां पर ये फैक्टर्स आसानी से या तो अवेलेबल हों या अरेंज किए जा सकते हो लो कॉस्ट पर, ऐसी जगहों पर ये इंडस्ट्रीज सेटअप की जाती हैं। और इसीलिए हम क्या देखते हैं, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज कहाँ होती हैं? या तो अर्बन एरियाज में, या जहां इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं वहाँ अर्बनाइजेशन होने लगता है। तो यहाँ भी देखो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन साथ साथ चल रहे हैं ना, तो सेम चीज़ यहाँ भी होगी। जैसे हमने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए बोला था ना कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, वैसे ही हम यहाँ पर अर्बनाइजेशन के लिए बोलेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। क्यों? क्योंकि या तो जहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं वहाँ अर्बनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, या जहाँ पर ऑलरेडी अर्बनाइजेशन है वहाँ पर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होंगी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सिटीज़ में बहुत सारी
एक तो सर्विसेज अवेलेबल होती हैं और मार्केट भी अवेलेबल होता है। तो सिटी क्या करती हैं, ये मार्केट भी प्रोवाइड कराती हैं और साथ में सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, है ना, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं मार्केट अर्बन एरियाज़ में। इसीलिए इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर सेटअप की जाती हैं, जनरली अर्बन एरियाज़ में, या जहाँ इंडस्ट्री सेटअप होती हैं वहाँ अर्बनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ना, ये क्या करती हैं, एडवांटेजेस लेती हैं अर्बन सेंटर्स का, है ना। अर्बन सेंटर्स जिन्हें हम एग्लोमेरेटिव इकोनॉमी भी कहते हैं। एग्लोमेरेशन इकोनॉमी का मतलब क्या है, जहां पर मल्टीपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं और वो सारी इंपॉर्टेंट हैं, वो एग्लोमेरेशन कहलाती हैं। ठीक है, तो ये जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं जनरली कहां पर होती हैं, एग्लोमेरेटिव इकोनॉमी जहां हो या जहां पर इंडस्ट्री सेटअप होती है वहां एग्लोमेरेशन होने लगता है। ठीक है, अर्बनाइजेशन होने लगता है। तो अर्बन एरियाज की इकोनॉमी। अब अगला हमें क्या पढ़ना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। इसमें सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, 1 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, और 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। ठीक है, तो ये कैपिटल कितना लगाया, पैसा कितना लगाया, उसके बेसिस पर लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल होता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, इसमें हम यदि हम कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यदि इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ रुपए से कम है ना, तो एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़ इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं ना, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का हो गया। यदि इससे कम इन्वेस्ट किया है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इससे ज़्यादा किया है, अब टेक्सटाइल में ही हो सकता है कहीं पर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा हो, तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाएगी, है ना। तो ये क्योंकि पैसे के बेसिस पर किया है इसीलिए इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक, फिर ओनरशिप की बात करें, ओनरशिप के बेसिस पर 4 टाइप की होती है, पब्लिक, प्राइवेट, ज्वाइंट वेंचर एंड कोऑपरेटिव, है ना। पब्लिक यानी कि जहां पर ओनर गवर्नमेंट हो, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, BHEL है, सेल है, और भी अदर कई सारी ऐसी एजेंसीज हैं या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जिनमें गवर्नमेंट ओनर है। ठीक है, तो यहां पर यदि गवर्नमेंट ओनर है तो वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहलाएगी। प्राइवेट सेक्टर मतलब क्या, इंडिविजुअल होगा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओनर होगा, है ना। एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह ऐसा होता है जो उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ओनर होता है। तो इसमें क्या आ जाता है, टिस्को, बजाज ऑटो, डाबर, ये और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनको हम यहाँ ले सकते हैं। ठीक, फिर ज्वाइंट सेक्टर में दोनों मिलके करते हैं। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या होती है, जहाँ ज्वाइंटली स्टेट गवर्नमेंट, या स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या है, पे कंट्री है ना, स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो है ये ओनर हैं, तो वो क्या कहलाती है, ज्वाइंट वेंचर कहलाती है। ज्वाइंट वेंचर में दोनों मिलकर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड है, पब्लिक प्राइवेट दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया इसमें। और लास्ट आता है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जो सप्लायर्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं वो खुद ही ओनर होते हैं ना, प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल ये खुद ही ओनर होते हैं, या जो वर्कर्स हैं उसमें वो ओनर होते हैं, या हो सकता है कि दोनों हों, ये भी हों, सप्लायर एंड प्रोड्यूसर एंड वर्कर, हो सकता है सभी ओनर हो, तो ये कोऑपरेटिव कहलाती है। इसमें क्या करते हैं, वो अपनी एसेट्स एक साथ पूल करते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, और फिर जो प्रॉफिट आता है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इक्वली नहीं, प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रोपोर्शनेटली प्रॉफिट होगा, प्रोपोर्शनेटली लॉस होगा। जिसने जितना काम किया या इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट और उसी के हिसाब से उसका लॉस। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो ये जो कोऑपरेटिव्स हैं ये साउथ इंडिया में खास तौर से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेट एंड बल्क ऑफ द रॉ मटेरियल। इसके बेसिस पर रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, इसके बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है कि वो इंडस्ट्री जो है वो हैवी इंडस्ट्री है या लाइट वेट इंडस्ट्री है। तो हैवी इंडस्ट्री की बात करें तो रॉ मटेरियल भी हैवी होगा और फिनिश्ड गुड भी हैवी होगा। ठीक है, इसमें कई सारे इंडस्ट्रीज के नाम ले सकते हैं अपन, जैसे कि एल्यूमिनियम है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, कॉपर इंडस्ट्री है। ये सब में क्या है, रॉ मटेरियल भी हैवी है और फिनिश्ड गुड भी हैवी है। और लाइट वेट इंडस्ट्री में क्या होगा, रॉ मटेरियल भी हल्का होगा और फिनिश्ड गुड भी हल्का होगा। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल गुड्स की जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं ये सब काय में आ जाती हैं, इसमें आ जाती हैं। ठीक, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें से एक एक करके हमको पढ़ना था। मेनली हमारा फोकस रहेगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पे। ठीक है, एग्रो बेस्ड में भी हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री,
कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्री पर फोकस रहेगा। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में हम कुछ ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उन पर उसमें आपका आईटी और ऑटोमोबाइल वगैरह भी उसमें आ जाएगा, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, है ना, ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आएंगे। तो इनके बारे में अब अपन को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज से, जिसमें क्या आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना, कॉटन, जूट, सिल्क, वुड टेक्सटाइल, है ना, वुलन टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल, ये सब काय में आती हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। तो इसमें से हमारा फोकस काय पे है अभी फ़िलहाल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर, है ना। अब देखो यहाँ से ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, देखो 3 पॉइंट्स हैं, अपन चाहें तो ये एक पॉइंट में तीनों कवर कर सकते हैं, चाहें तो तीनों के अलग अलग पॉइंट बना सकते हैं। क्यों है यूनिक पोजीशन, 3 चीज़ों के कारण। इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा शेयर है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी इसका बहुत ज़्यादा शेयर है, बहुत सारे लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब टेक्सटाइल में वुलन टेक्सटाइल भी आता है, जूट टेक्सटाइल भी आता है, कॉटन टेक्सटाइल भी आता है। तो ये जो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं। और तीसरा, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए ये इंडस्ट्री की एक यूनिक पोजीशन है इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमको याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसका आंसर लिखेंगे, इट ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज, फर्स्ट पॉइंट, इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट, इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और तीसरा, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली इन द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑफ अवर कंट्री। ऐसे 3 पॉइंट्स बनाएंगे तब जाके हमें इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, थोड़ी बहुत लैंग्वेज और आगे पीछे ऐड कर देंगे तो 3 मार्क का हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके अलावा और भी सिग्निफिकेंट क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है विच इज कंप्लीट इन इट्स वैल्यू चेन, है ना। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट, है ना, सेल्फ रिलायंट है, सब कुछ इंडिया में अवेलेबल है, एंड कंप्लीट इन इट्स वैल्यू चेन, सब कुछ रॉ मटेरियल से लेके हाईएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स तक इंडिया में अवेलेबल है ना। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या होता है, देखो इस तरीके से चलता है, फाइबर मिलता है हमको, फाइबर प्रोडक्शन से हमने रॉ फाइबर लिया, उस रॉ फाइबर की स्पिनिंग की तो क्या मिल गया, यार्न की वीविंग की और निटिंग की तो क्या मिल गया, फैब्रिक की डाइंग होती है एंड फिनिशिंग होती है। तो या तो डायरेक्ट फैब्रिक आता है, हम उसको सिलवाते हैं, या फिर ये जो हमने फैब्रिक लिया है उसको गारमेंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, और डायरेक्टली मार्केट से हम गारमेंट्स भी खरीदते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट है अपनी वैल्यू चेन में, सारी चीज़ें रॉ मटेरियल से लेके हाईएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट तक सब कुछ इंडिया में अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, अब आपके सिलेबस में क्या है, सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपके सिलेबस से हटा दिया है। लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ आपको ये सब बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है इनके बारे में जानना, इसीलिए हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एंशिएंट इंडिया में हम जानते हैं हैंडलूम और हैंड स्पिनिंग का यूज़ होता था, जिससे कि थ्रेड और क्लोथ्स बनते थे। 18th सेंचुरी में लेकिन क्या हुआ, पावर लूम्स आ गए और हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी, यानी जो हैंडलूम एंड हैंड स्पिनिंग, ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये कंपटीशन फेस नहीं कर पा रही थी और ब्रिटिशर्स ने अपना डोमिनेशन इस्टेब्लिश कर लिया था, ठीक है। अब हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन फिर धीरे धीरे इंडिया में क्या हुआ, मिल्स खुलने लगी। तो पहली कॉटन मिल इंडिया में कब खुली, 1854 में मुंबई में। फिर धीरे धीरे ये इंडस्ट्री डेवलप हुई, क्यों, 2 वॉर्स हुई, वर्ल्ड वॉर्स, ठीक है। अब ये जो 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई, इसके कारण क्या हुआ, ब्रिटेन के जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो वॉर नीड्स फुलफिल करने में बिजी थे, तब भी नहीं कर पा रहे थे, उनकी डिमांड बहुत बढ़ती जा रही थी, तो उन्होंने इंडिया से डिमांड करना स्टार्ट किया। तो इसके कारण जो यूके में जो डिमांड थी गुड्स की, उसको सप्लाई करने के लिए इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हो गई, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री खास तौर से, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ से लोग यूके एक्सपोर्ट करने लगे थे, ठीक है। अब ये जो इंडस्ट्री थी शुरुआत में ये कहाँ सेटल्ड थी, महाराष्ट्र और गुजरात में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था कि महाराष्ट्र और गुजरात में ही क्यों है ये, महाराष्ट्र और गुजरात में इसीलिए क्योंकि यहाँ रॉ कॉटन अवेलेबल है, मार्केट अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है,
यही चीज़ें हैं ना जो लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, अदर फैसिलिटीज़ में पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, लेबर है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मॉइस्ट क्लाइमेट है, जिसमें जब थ्रेड बनाया जाता है, इसकी स्पिनिंग वगैरह की जाती है, वीविंग वगैरह की जाती है, तो उससे क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड है, मेनली महाराष्ट्र और गुजरात में, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। लेकिन इसमें भी अपन याद रखिएगा कि भाई बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। देखो हम बात करें तो एग्रीकल्चर की यदि बात करें तो एग्रीकल्चर में फार्मर्स, कॉटन बॉल प्लकर्स, वर्कर्स एंगेज्ड इन जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग, सीविंग, इन सारी एक्टिविटीज़ में जो लोग काम करते हैं उसको ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही तो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। और ये इंडस्ट्री डिमांड क्रिएट करती है, जिससे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ में डाइज वाली जो इंडस्ट्री होती है, पैकेजिंग इंडस्ट्री होती है, इंजीनियरिंग वर्क्स होता है, इन सब चीज़ों में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या करती है, डिमांड क्रिएट करती है, जिसके कारण यहाँ भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि ये स्पिनिंग और वीविंग दो अलग अलग इंडस्ट्रीज की बात करें, तो स्पिनिंग इंडस्ट्री जो है ना अभी भी कहाँ सेंट्रलाइज्ड है, ये 3 स्टेट्स में, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, ठीक है। यहीं पर क्योंकि प्रॉपर कंडीशंस हैं, लेकिन जो वीविंग इंडस्ट्री है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। स्पिनिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड है और वीविंग जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। ये अलग अलग हिस्सों में फैली हुई है, क्योंकि वीविंग कई तरीके की होती है, सिल्क की होती है, ठीक है, कॉटन की होती है, सॉरी सिल्क की, कॉटन की होती है, सिल्क की होती है, जरी की होती है, एम्ब्रॉयडरी की होती है, तो अलग अलग टाइप की वीविंग होती है। इसीलिए जो वीविंग इंडस्ट्री है ये हमारे जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं इनको इनकॉर्पोरेट कर सके, इसीलिए वीविंग इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। तो स्पिनिंग की बात हो गई, वीविंग की बात हो गई। अब स्पिनिंग में हम जो थ्रेड प्रोड्यूस करते हैं उसकी बात करें तो वो कैसा होता है, वर्ल्ड क्लास, बहुत अच्छी क्वालिटी का थ्रेड हम प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन वीविंग में ऐसा नहीं है, वीविंग में लो क्वालिटी का फैब्रिक हम प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा क्यों भाई, ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। हमारे यहाँ बहुत हाई क्वालिटी का गुड्स खरीदने का जो मार्केट ही नहीं है, तो वीविंग जो होती है हैंडलूम, पावरलूम और मिल्स में होती है। लेकिन यहाँ पर जो कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, क्योंकि इनका मार्केट ही नहीं है इंडिया में, ठीक है। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है खादी के ऊपर, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इसीलिए तो महात्मा गांधी जो है ना वो एम्फेसाइज कर रहे थे खादी के ऊपर और हैंड स्पिनिंग के ऊपर, ठीक है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हैंड स्पिनिंग को, या देखो हैंडलूम, पावरलूम, इन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। मिल सेक्टर लूमेज को कम रखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इससे यदि हम मिल सेक्टर लूमेज को कम रखेंगे, हैंडलूम, पावरलूम पर फोकस करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और हमारी कंट्री के लोग डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का हम यार्न प्रोड्यूस करते हैं, बहुत लो क्वालिटी का हम कॉटन फैब्रिक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यार्न जो है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं जापान और अदर कंट्रीज़ को, जैसे कि यूएसए है, यूके है, रशिया है, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्रीज़, इन सभी जगहों पर हम यार्न एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब कि हमारा जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड ऑफ यार्न में बहुत ज़्यादा है ना। पहले तो डेटा भी आता था 25% के आसपास, है ना। लेकिन जो हमारी स्पिनिंग मिल्स हैं वो स्पिनिंग मिल्स जो हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं, मतलब कॉम्पीट कर पा रही हैं, लेकिन हमारा जो वीविंग का लेवल है वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। इसीलिए वीविंग में हम क्या देखते हैं, वीविंग, knitting and processing units cannot use much of the high quality yarn that is produced in our country. There are some large and modern factories in this segment, but most of the production is fragmented in small units. और ये क्या करती हैं, विच cater to the local market, है ना। अब लोकल मार्केट में बहुत अच्छी क्वालिटी के कॉटन गुड्स की डिमांड ही नहीं है, इसीलिए ये बहुत अच्छी क्वालिटी के कॉटन क्लोथ्स प्रोड्यूस ही नहीं करते। अब जहाँ डिमांड है तो फिर वहाँ के लिए हमको दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता है, ये कंडीशन हो जाती है, ठीक है। क्लियर ये चीज़। अब देखो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपन यहाँ पर एक लोकेशन देख रहे हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेकिन अभी भी देखो लोकेशन मेनली आप देखो ये गुजरात में आपको दिखेगी सबसे ज़्यादा, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी है, उज्जैन, देवास, इंदौर में, यहाँ पर भी है। लेकिन आप देखो
यहाँ पर तो 4-4 5-5 जगहों पर ये इंडस्ट्री लोकेटेड है, बाकी किसी स्टेट में इतनी जगहों पर नहीं होगी लेकिन कम होगी। जैसे कि देखो ये कोलकाता में वेस्ट बंगाल में आप देखोगे 2-3 जगहों पर है, उत्तर प्रदेश में 2 जगहों पर है, ठीक है, 3 जगहों पर है, ठीक। बाकी की जगहों पर आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री उतनी नहीं दिखेगी। वुल टेक्सटाइल दिख रहा है ज़रूर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर वुल की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है ठीक है, तो वुल टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़रूर अपन को यहाँ पर नज़र आएगी, ठीक। तो ये जो इंडस्ट्री है ये क्या कर रही है, अच्छी क्वालिटी का कॉटन थ्रेड प्रोड्यूस कर रही है, यार्न प्रोड्यूस कर रही है और एक्सपोर्ट कर रही है, और लो क्वालिटी का कॉटन क्लोथ प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि मार्केट में लो क्वालिटी की ही डिमांड है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो छोटी यूनिट्स में हो रहा है। कुछ बड़ी वर्ल्ड क्लास यूनिट्स हैं जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास उतने ज़्यादा कंज्यूमर नहीं है, कंज्यूमर उस लेवल के बहुत कम है, इसलिए अच्छी क्वालिटी का एक्सपोर्ट कर देते हैं हम सारा का सारा थ्रेड, ठीक है। और कई बार जब हमें जो थोड़े बहुत कंज्यूमर्स बचे हैं उस अच्छी क्वालिटी का कॉटन प्रोड्यूस कॉटन गुड्स यूज़ करने के, तो उसके लिए हमको इम्पोर्ट करना होता है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ आवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न वाइल अपैरल्स गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक। दोनों चीज़ें अपन को यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक। अब ये इंडस्ट्री कुछ चैलेंजेस वगैरह भी फेस कर रही है, ठीक है। उन चैलेंजेस को समझने के लिए यहाँ पर एक सिचुएशन अपन देखते हैं, है ना। देखो एक सिचुएशन दी है कि जो यार्न होता है, यार्न 85 रुपीज़ पर केजी बेचते हैं, ठीक है। अब इसी 1 केजी से यदि आप ट्राउज़र बना लो तो वो ट्राउज़र 800 रुपीज़ पर केजी बिकता है। वैल्यू एड होती है ना हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे, कि आपने फाइबर लिया, फाइबर से यार्न में कन्वर्ट किया तो उसकी वैल्यू एड हुई, फिर यार्न को आपने फैब्रिक में कन्वर्ट किया और उस फैब्रिक को फिर आपने गारमेंट में कन्वर्ट किया, तो हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पर क्या होता है, वैल्यू ऐड होती है। तो ये देखो एक क्वेश्चन आता है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव आवर वीविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वांटिटीज। तो ये एक चैलेंज है, क्योंकि क्यों करना है ऐसा इसीलिए करना है क्योंकि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा अच्छी होती है, उस पर हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। यार्न आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो जो वैल्यू ऐड होनी थी वो दूसरा करेगा और वो कमाएगा, हम नहीं कमा पाएंगे, इसीलिए एक्सपोर्ट को रोकने की ज़रूरत है। तो एक चैलेंज है हमारे लिए कि भाई हमें एक्सपोर्ट को रोकना है और हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन यार्न जो है उससे फैब्रिक बनेगा उसको बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं। हमने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में तो इंक्रीमेंट हुआ है, अच्छी क्वालिटी का लॉन्ग स्टेपल प्रोड्यूस हो रहा है, हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है स्टेपल यानी कि जो रॉ कॉटन है वो, उसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समस्या क्या है, पावर इज एरेटिक, बिना पावर के पावर लूम कैसे चलेगी। मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड, पुरानी मशीनरी है, मशीनरी तो है लेकिन पुरानी है, ठीक है, वीविंग में खास तौर से, एंड प्रोसेसिंग, वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स इन पर्टिकुलर, ये जो है ना इनमें पुरानी है मशीन, ठीक है। एंड अदर प्रॉब्लम्स में क्या है, लो आउटपुट ऑफ लेबर, आलसी हैं लोग, ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, आउटपुट कम है हमारे यहाँ, एंड स्टिफ कंपटीशन विथ सिंथेटिक फाइबर्स, है ना। सिंथेटिक हम जानते हैं पेट्रोकेमिकल्स वगैरह से जो बन जाते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है ये इतने सारे चैलेंजेस फेस कर रही है। अब आ जाते हैं हम जूट टेक्सटाइल पर। जूट की सबसे खास बात ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल है यानी एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इस पर हमारा फोकस होना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि इंडिया जो है ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, ठीक है, और कंज्यूमर भी है, ठीक है। हालांकि हम एक्सपोर्टर नहीं है, एक्सपोर्ट के मामले में देखें तो बांग्लादेश हमसे आगे है, इंडिया सेकंड प्लेस पर आता है एक्सपोर्ट के मामले में, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ये देखो, ज़्यादातर जो मिल्स हैं हमारी वो कहाँ पर लोकेटेड हैं, बंगाल में खास तौर से, है ना, वेस्ट बंगाल हमारे यहाँ का, ठीक है। और मेनली कहाँ पर, हुगली रिवर के आसपास, हुगली रिवर का जो बेसिन है वहीं पर ये कॉटन टेक्सटाइल मिल्स स्टैब्लिश की गई हैं। अब ऐसा क्यों करना पड़ा, तो इसको समझें ज़रा कि भाई क्या हुआ पार्टीशन के समय इंडिया में। हम जानते हैं कि जो आज का बांग्लादेश है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, है ना। तो हुआ ये कि मिल्स इंडिया में रह गई और कॉटन और जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बांग्लादेश में चला गया, उस समय जो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, ठीक है। तो इंडिया में हमें फिर से पूरा एक कॉटन ग्रोइंग बेल्ट डेवलप करना पड़ा और वो हमने हुगली रिवर के आसपास किया, है ना। और पहली जूट मिल
फर्स्ट जूट मिल जो इंडिया में स्टैब्लिश हुई वो कहाँ पर हुई? कोलकाता में रिशरा नाम की जगह पर 1855 में। ठीक, तो पार्टीशन के बाद ये जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो बांग्लादेश में चला गया, कितना चला गया था? 3/4, है ना। 3/4 यानी कितना होता है? 75% एरिया, 75% जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बांग्लादेश में चला गया। मिल्स इंडिया में रह गई। अब हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है तो हम उन मिल्स का क्या करेंगे? इसलिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए हमने फिर से इंडिया में हुगली रिवर बेसिन में क्या किया? जूट प्रोड्यूसिंग एरिया स्टैब्लिश किया। ठीक है, अब ऐसा क्यों कि हमने हुगली रिवर बेसिन में ही स्टैब्लिश किया, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत आता था पहले, अब तो आपके सिलेबस में इस साल नहीं है ये, बट ये क्वेश्चन आता था, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन हुगली बेसिन। क्या रीजन है इसका? सबसे पहला रीजन क्या है? जूट प्रोड्यूसिंग एरिया पास में है ना, यहीं पर पूरा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया स्टैब्लिश किया है, इसीलिए हुगली बेसिन में ही जूट टेक्सटाइल मिल्स भी स्टैब्लिश हुई। ठीक, फिर वाटर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, हुगली रिवर में वाटर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, और इसको सपोर्ट करने के लिए क्या है? गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज। ठीक है, जिससे रॉ मटेरियल को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह और ख़ास तौर से मिल्स तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ क्या? प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। ये जो जूट होता है इसकी प्रोसेसिंग के लिए बहुत पानी चाहिए होता है, तो हुगली रिवर में बाढ़ आती है, उसके पानी को ये लोग यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, चीप लेबर चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा लेबर लगती है, चीप लेबर चाहिए होती है, तो ये कहाँ से मिल जाती है? आसपास बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ लेबर ही लेबर है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, इन सारी स्टेट से लेबर मिल जाती है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या? मार्केट भी तो चाहिए, मार्केट के बिना कैसे चलेगा? तो कोलकाता जो है ना, एक लार्ज अर्बन सेंटर है जो बैंकिंग फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज़ एंड प्रोवाइड कराती है, जिससे कि जूट को एक्सपोर्ट किया जा सकता है आसानी से। ठीक है, क्लियर है। तो इसीलिए जूट इंडस्ट्री जो है कहाँ लोकेटेड है? ये हुगली रिवर बेसिन में। ठीक, अब ये भी कुछ चैलेंजेस फेस कर रही है ये इंडस्ट्री। क्या चैलेंजेस फेस कर रही है? सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है स्टिफ कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट। हमारे यहाँ के अलावा दूसरी कंट्रीज में भी प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और सस्ते में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। दूसरे चीज़ क्या? सिंथेटिक फाइबर का भी यूज़ किया जा रहा है ना। सिंथेटिक फाइबर जैसे कि आजकल हम देखते हैं प्लास्टिक बैग्स वगैरह आते हैं गनी बैग्स की जगह, है ना। तो चैलेंजेस क्या हैं? स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स एंड फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। दो चीज़ें मेन चीज़, दो मेन चैलेंज हैं। सिंथेटिक फाइबर है और दूसरी कंट्रीज हैं जो अच्छे क्वालिटी का जूट प्रोड्यूस कर रही हैं और सस्ते दामों पर बेच रही हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल डिमांड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। सॉरी, इंटरनेशनल नहीं, इंटरनल डिमांड, है ना। इंटरनल डिमांड जो है हमारी बढ़ती जा रही है जूट की। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी ही बना दी है कि पैकेजिंग के लिए हम जूट बैग्स का ही यूज़ करेंगे। महंगा है लेकिन एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? पॉलिसी ही बना दी कि जूट बैग्स का ही यूज़ किया जाएगा पैकेजिंग के लिए। ठीक, अब डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है भाई? ऐसा नहीं कि सिर्फ पैकेजिंग के लिए, और डिमांड बढ़ाना है तो क्या करें? इसको हम और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करें यूज़। अब हम क्या देखते हैं कि जूट के बैग्स भी आते हैं, कारपेट्स भी आते हैं, रोप्स भी आती हैं, तो उसका यूज़ जो है ना उसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, ताकि हम और अच्छे से इसको, मतलब एक कहते हैं ना, प्रॉफिट जनरेट कर सकें, क्योंकि जूट प्रोड्यूसर्स के लिए प्रॉफिट कमाना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं? यूएसए, कनाडा, सऊदी अरेबिया, घाना, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हम जूट और जूट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, और पूरी दुनिया जूट पर फोकस कर रही है। क्यों? क्योंकि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल है। पड़ा रहने दो, सड़के वो डिग्रेड हो जाएगा, प्लास्टिक जैसा नहीं है कि ज़मीन को ही बंजर कर दे। ठीक है, तो जूट प्रोड्यूसर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं क्योंकि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। ठीक है, अब आते हैं शुगर इंडस्ट्री पर। शुगर इंडस्ट्री की हम बात करें तो इंडिया की जो शुगर इंडस्ट्री है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया स्टैंड सेकेंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंदसरी।
खंडसरी एक्चुअली होती है रॉ शुगर, है ना, उसको सल्फर से प्योरीफाई करके एकदम वाइट करने से पहले जो होती है ना शक्कर, वो कहलाती है खंडसरी। और गुड़ यानी जैगरी तो हम सभी जानते हैं। तो हम शुगर के प्रोडक्शन में तो सेकंड आते हैं ब्राज़ील के बाद, लेकिन खंडसरी और गुड़ के प्रोडक्शन में हम टॉप पर हैं, है ना। और बहुत सारी जगहों पर ना शक्कर यूज़ नहीं करते लोग, जैसे आप हरियाणा वगैरह या जहाँ पर भी आप देखोगे शुगर मिल्स वगैरह हैं आसपास, वहाँ पर लोग जनरली खंडसरी यूज़ करते हैं, शुगर नहीं करते, है ना। अच्छी होती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। कभी चाय पीकर देखिएगा खंडसरी से बनी हुई, तो आपको अलग ही स्वाद समझ में आएगा, ठीक है। अब इसमें रॉ मटेरियल क्या यूज़ होता है, शुगर केन। तो इसमें शुगर केन जो होता है ना वो बल्की होता है, बहुत हैवी होता है। और हाउलेज जब करते हैं इसकी, हाउलेज का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन, तो उसमें जो सुक्रोज कंटेंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। उठाने में, रखने में, लोड करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इसमें क्या होगा, टाइम लगेगा, जिसके कारण उसमें जो रस होता है ना, सुक्रोज जिसको हम कहते हैं, वो कम हो जाता है, ठीक है। अब बात करें शुगर मिल्स की, तो ज़्यादातर शुगर मिल्स तो वैसे उत्तर प्रदेश में ही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा ये अदर स्टेट्स हैं जहाँ पर शुगर मिल्स हैं, जैसे कि बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। लेकिन 60% कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में। कितनी, 60% मिल्स जो हैं वो कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश एंड बिहार में, ठीक है। अब इस इंडस्ट्री की समस्याएं क्या हैं, सबसे पहली समस्या क्या है, ये सीजनल नेचर की है। सीजनल नेचर है भाई, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये शुगर इंडस्ट्री है, इसको होना चाहिए कोऑपरेटिव सेक्टर में। अब क्वेश्चन ये आता है क्यों ऐसा, इसीलिए क्योंकि कोऑपरेटिव में क्या होता है ना, एक ही फसल नहीं उगा रहे। मान लीजिए कोऑपरेटिव के पास 5000 एकड़ ज़मीन है या 2000 एकड़ ज़मीन है, तो 500 एकड़ में वो उन्होंने शुगर उगा लिया, शुगर केन उगा लिया, बाकी की जगहों पे दूसरा उगा लेंगे। अब ये शुगर केन जो होता है ना, ये एक बार लगा लिया तो 2-3 साल के लिए आप कुछ और नहीं लगा सकते, वही शुगर केन ही होगा, है ना। अब कोई और ऊपर से ये सीजनल है। अब मान लो शुगर केन लगा लिया, अब 3 साल तक कुछ और नहीं लगा सकते हो, अब आप वही उसी का इंतज़ार करते रहो बस। इसीलिए ये जो शुगर केन होता है या शुगर इंडस्ट्री होती है ना, ये कोऑपरेटिव के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। और रिसेंट ईयर्स में तो हम देख रहे हैं ये अभी नॉर्थ में, अभी हमने कहा बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिल्स हैं। अब टेंडेंसी क्या दिख रही है, शिफ्ट हो रही हैं, कहाँ पर, सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स में, खासतौर से महाराष्ट्र में। इसका रीज़न क्या है, वहाँ पर मॉइस्ट क्लाइमेट है। मॉइस्ट क्लाइमेट होने के कारण क्या होता है, जो शुगर केन होता है वो जल्दी सूखता नहीं है आसानी से, और सॉइल भी वहाँ पर ब्लैक सॉइल है, तो अच्छी क्वालिटी का शुगर केन होता है ना। तो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि केन प्रोड्यूस हियर हैज़ अ हाई सुक्रोज कंटेंट, एक चीज़ कि उसमें रस ज़्यादा होता है, एंड कूलर क्लाइमेटिक कंडीशन ऑल्सो इंश्योर लॉन्गर क्रशिंग सीजन, ठीक है। लंबे समय तक आप थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि आप बहुत लंबे समय तक, लेकिन हाँ जितना आप नॉर्थ इंडिया में रख सकते हो उससे कुछ ज़्यादा समय तक आप इसको रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि साउथ और वेस्ट में क्यों शिफ्ट हो रही हैं, तो उसका एक रीज़न क्या है, यहाँ पर जो गन्ना प्रोड्यूस हो रहा है उसमें रस ज़्यादा है। दूसरा क्या, कि जो क्रशिंग टाइम पीरियड होता है वो बढ़ जाता है क्योंकि कूलर क्लाइमेट होता है। और एक और चीज़, इन एरियाज़ में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बहुत सक्सेसफुल हैं, इसीलिए ये जो इंडस्ट्री है ये धीरे धीरे साउथ इंडिया में शिफ्ट हो रही है, ठीक है। अब मेजर चैलेंज क्या है भाई, मेजर चैलेंज देखो, एक चीज़ तो हमने पहले ही पढ़ ली कि सीजनल नेचर होता है इसका, ठीक है। ये इंडस्ट्री जो है वो साल भर काम नहीं करती, ठीक। फिर ओल्ड एंड इनसफिशिएंट मेथड्स हैं शुगर प्रोड्यूस करने की, इनको चेंज करने की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट डिले होता है फैक्ट्रीज तक गन्ना पहुंचने में, जिसके कारण सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस हो जाता है। एंड बगास, बगास मतलब वो जो कचरा बचता है ना, उसके यूज़ को मैक्सिमाइज करने की ज़रूरत है। आजकल हम उसको जलाकर उससे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। तो ये चैलेंजेस हैं जो शुगर इंडस्ट्री फेस कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कंप्लीट हो गई। अब हमको क्या पढ़ना है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जहाँ पर माइनिंग के थ्रू मिनरल्स से अपन को रॉ मटेरियल मिल रहा है ना। तो इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल, दे आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो कुछ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के नाम अपन को पता होने चाहिए, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन एंड स्टील, कॉपर, है ना, ये इंडस्ट्रीज हैं पूरी। इसमें से सबसे पहले अपन फोकस कर रहे हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर, ठीक है। लेकिन इसको भी याद रखना,
आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसको बहुत तेज़ी में जल्दी से पढ़ लेंगे क्यों, लेकिन है इंपॉर्टेंट। ये बेसिक इंडस्ट्री है क्योंकि ये बाकी की इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रही, तो इसके बारे में तो हमको पढ़ना ही है भाई। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में अपन पढ़ते हैं कि ये एक बेसिक इंडस्ट्री है। बेसिक इंडस्ट्री मतलब कि ये बाकी की इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। दूसरा, ये हैवी इंडस्ट्री भी है ना। हैवी इसीलिए क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो हैवी है और जो अदर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो भी हैवी हैं। लेकिन याद रखिएगा कि सारी अदर इंडस्ट्रीज, चाहे वो हैवी इंडस्ट्रीज हो, मीडियम इंडस्ट्री हो, लाइट वेट इंडस्ट्री हो, सभी के लिए जो मशीनरी यूज़ होती है उसमें काय का यूज़ होता है, आयरन एंड स्टील का यूज़ होता है। तो बाकी सबको ये क्या प्रोवाइड करा रही है, रॉ मटेरियल। तो ये बेसिक इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल भी हैवी है और जो आउटपुट मिल रहा है वो भी हैवी है, तो हैवी इंडस्ट्री है, ठीक है। अब स्टील जो होता है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ होता है। देखो उनमें से कुछ हमने यहाँ एग्जांपल लिए हैं, डिफेंस में, मेडिकल में, टेलीफोनिक में, साइंटिफिक में, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं इन सभी इक्विपमेंट्स में और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, इंजीनियरिंग गुड्स में, इन सभी जगहों पर किसका यूज़ होता है, आयरन एंड स्टील का यूज़ होता है। माने कुछ भी चीज़ आप बना रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आयरन या स्टील का यूज़ तो होता ही है, ठीक है। अब हर जगह यूज़ हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आयरन का जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है इसको किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की इंडेक्स माना जाता है ना, कि हमारी कंट्री कितना आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस कर रही है और हमारे यहाँ के लोग कितना आयरन एंड स्टील कंज्यूम कर रहे हैं, इससे उस कंट्री के डेवलपमेंट का अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। तो हैवी इंडस्ट्री तो है ही, बेसिक इंडस्ट्री भी है, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं, कंट्री की डेवलपमेंट इंडेक्स को पता करने के लिए। और अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, आयरन से स्टील बनाया जाता है उसमें मैंगनीज वगैरह मिक्स करके, लेकिन ये जो प्रोपोर्शन हम यहाँ देख रहे हैं 4:2:1 कि इसमें आयरन ओर, कुकिंग कोल, आयरन ओर 4 क्वांटिटी में, कुकिंग कोल 2 क्वांटिटी में और लाइमस्टोन 1 क्वांटिटी में, ये क्वांटिटी है कि इस क्वांटिटी में आयरन और कुकिंग कोल और लाइमस्टोन लेते हैं। लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये बदलता है क्योंकि आयरन जो होता है ना, डिफरेंट आयरन से डिफरेंट टाइप का स्टील बनाया जाता है। स्टील में भी बहुत वैरायटी आती है, तो ये जो स्टील है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी प्रोपोर्शन में बनाया जाए, ये अलग अलग प्रोपोर्शन में स्टील बनाया जाता है। इसमें मैंगनीज भी ऐड किया जाता है स्टील को और ज़्यादा हार्ड बनाने के लिए, ठीक। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में हमने बहुत सारी चीज़ें अभी समझ ली कि ये एक हैवी इंडस्ट्री है, ये एक बेसिक इंडस्ट्री है। इसके आयरन एंड स्टील के प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को कंट्री के डेवलपमेंट की इंडेक्स माना जाता है, ठीक है। अब ये स्टील प्लांट एक्चुअली में होना कहाँ चाहिए, जियोग्राफी है तो लोकेशन की बात तो करेंगे ही। अब हमें ये समझ में आ रहा है हैवी इंडस्ट्री है और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी हैवी होते हैं, तो एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क चाहिए ही चाहिए, ठीक है। या फिर ये ऐसी जगह पर हो जहाँ बिल्कुल मार्केट बिल्कुल पास में हो, ठीक है, मार्केट जहाँ पर हो, कंज्यूमर जहाँ पर अवेलेबल हो वहाँ पर। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि आयरन ओर जो मिलता है वो आपको कहीं दूर दराज के इलाके में मिलेगा, यहाँ से माइनिंग करके निकालना पड़ेगा। इसीलिए हमको क्या चाहिए कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं वो भी हैवी हैं, जो रॉ मटेरियल है वो भी हैवी है, इसीलिए एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क तो चाहिए ही चाहिए ताकि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली हो सके, ठीक है। तो लोकेशन पर हम अभी और बात करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रोडक्शन की बात करते हैं। अभी लोकेशन पर हम वापस आएंगे कि भाई इंडिया में 2019 में 111 मिलियन टन क्रूड आयरन प्रोड्यूस किया था और इसके बेसिस पर इंडिया सेकंड नंबर पे था पूरे वर्ल्ड में। और स्पॉन्ज आयरन के प्रोडक्शन में तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है, रॉ आयरन होता है एक तरीके का। और 2019 में ही पर कैपिटा कंजम्पशन दिया हुआ इंडिया में कि एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज 74.3 kg आयरन यूज करता है इंडिया में, लेकिन वर्ल्ड के एवरेज से ये बहुत कम है। वर्ल्ड का एवरेज देखा जाए तो ये 229.3 किलोग्राम्स है कि पर पर्सन इतना आयरन तो यूज होगा ही होगा, आयरन एंड स्टील, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है भैया कि अभी इंडिया में लोग आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन का यूज़ सही से नहीं कर रहे हैं, है ना। मतलब क्या है ये कि हमारी कंट्री अभी उतनी डेवलप्ड नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके कई रीजंस हैं। जैसे हमारे यहाँ लोगों की इनकम उतनी नहीं है ना। इनकम यदि उतनी ज़्यादा होगी तो वो उतना ज़्यादा आयरन एंड स्टील का यूज़ करेंगे। अभी हम देखते हैं कई जगहों पर आयरन एंड स्टील की जगह प्लास्टिक का यूज़ कर लेते हैं, ठीक।
अब ये आयरन एंड स्टील बनता कहाँ है, दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक मिनी प्लांट्स होते हैं और एक इंटीग्रेटेड प्लांट्स होते हैं। अब ये मिनी प्लांट्स जो होते हैं ये स्मॉल होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फर्नेस होती है और ये जो स्टील का जो स्क्रैप मटेरियल होता है उसका यूज़ करते हैं या स्पॉन्ज आयरन का यूज़ करते हैं, और इसके बेसिस पर ये डिफरेंट जो स्पेसिफिकेशन का स्टील होता है जिसकी रिक्वायरमेंट है वो बनाते हैं, है ना। इनमें री रोलर्स होते हैं जो स्टील इनगॉट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, मिल्ड अलॉय स्टील ऑफ गिवन स्पेसिफिकेशन, ठीक है। ये हो गए मिनी स्टील प्लांट्स। अब व्हाट अबाउट इंटीग्रेटेड प्लांट्स, इंटीग्रेटेड प्लांट्स जो होते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें एक ही जगह हो रही हैं, रॉ मटेरियल वहीं आ रहा, वहीं उसको प्योरीफाई कर रहे हैं, वहीं पर उसमें बाकी चीज़ें मिलाकर अलॉय बना रहे हैं, स्टील बना रहे हैं ना। तो इंटीग्रेटेड प्लांट्स क्या होता है, लार्ज होता है, हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स। कौन कौन सी चीज़ें, फ्रॉम पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल टू स्टील मेकिंग, रोलिंग एंड शेपिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर होती हैं। और यहाँ पर किस तरीके से काम होता है भाई, देखो इस तरीके से होता है, रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल को ब्लास्ट फर्नेस में डाला, यहाँ पर फ्लक्सिंग मटेरियल डाला जाता है, इसमें लाइमस्टोन है ना, लाइमस्टोन फ्लक्स मटेरियल है, मतलब वो इम्प्योरिटीज़ को अलग करता है। स्लैग रिमूव हो जाता है यहाँ से, कोयला जलाते हैं, आयरन ओर और लाइमस्टोन उसमें मिक्स होता है, जिससे जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो स्लैग के रूप में बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। फिर इसको हम क्या करते हैं, अब ये आयरन मिल गया हमको, आयरन को हम भरते हैं पिग्स में। पिग्स क्या होते हैं, एक्चुअली ये मोल्ड्स हैं, यानी सांचे होते हैं, ठीक है। फिर इन पिग्स को हम फर्दर प्रोसेस करते हैं, पिग आयरन में हम क्या करते हैं, एक मटेरियल जो होता है निकल, मैंगनीज या क्रोमियम, ये ऐड करते हैं ताकि इसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। फिर उसकी रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग, फॉर्जिंग वगैरह करके और उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इस तरीके से एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। अब ये कुछ स्टील प्लांट्स दिए, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स क्या है, यहाँ पर मैप दिया हुआ इंडिया का, सलेम है ना, भद्रावती, विजयनगर, भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर, है ना। अभी देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही ज़्यादातर हैं, ये विशाखापट्टनम। कुल मिला के 10 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं, जिसमें से ज़्यादातर छोटा नागपुर प्लेट्यू में अपन को नज़र आ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही क्यों है, लोकेशन। अब देखो ये लोकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर अपन की, भैया ये लोकेशन यहाँ पर क्यों है इसकी, तो लोकेशन इसीलिए है क्योंकि वहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल है, बाकी चीज़ें अवेलेबल हैं, और इसीलिए वहाँ पर लोकेशन है। बाकी के जो फैक्टर्स थे, मार्केट है, ट्रांसपोर्टेशन है, कैपिटल अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें वहाँ छोटा नागपुर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लेकिन क्या, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल लो कॉस्ट पर अवेलेबल है, इसके अलावा आसपास लेबर अवेलेबल है, मार्केट अवेलेबल है, इसीलिए वहाँ पर है, ठीक है। अब ज़्यादातर जो सरकारी कंपनियां होती हैं वो अपना जो स्टील बेचती हैं वो सेल के थ्रू बेचती हैं, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इंडिया और चाइना 1950 में सेम क्वांटिटी का स्टील प्रोड्यूस करती थी, लेकिन चाइना अब हमसे बहुत आगे निकल चुका है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये देखो लोकेशन पे वापस आ गए। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में क्या है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। क्यों है, रिलेटिवली एडवांटेजेस दिस रीजन हैज फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। क्या है वो, लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, पहली चीज। दूसरा, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, लो कॉस्ट हाई ग्रेड यानी अच्छी क्वालिटी का सस्ते दाम पर। फिर चीप लेबर एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट। इन सब चीज़ों के कारण ये इंडस्ट्री वहाँ पर है, ठीक है। लेकिन अभी भी हम कई सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। अपन क्या है, इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड, येट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू दीज रीजंस। ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। क्या है, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, कोयला अवेलेबल नहीं है, आयरन तो है, कोयला उतना नहीं है। फिर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, अभी हमने डिस्कस किया था कि काम ठीक से नहीं कर रहे लोग, ठीक। फिर इंक्रीजिंग इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती या कोल नहीं मिल पाता तो वही एनर्जी उसी से मिलती है तो वो नहीं मिल पा रही। एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन सब रीजंस के कारण अभी भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री उतनी डेवलप नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम डेवलप्ड नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का स्टील तो इंपोर्ट कर रहे हैं कई दूसरी कंट्रीज से, और हमारे यहाँ जो अच्छा यूज़ हो रहा है आयरन रॉ मटेरियल कहते हैं ना, फिर से वही
कॉटन टेक्सटाइल जैसा हो रहा है, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छी क्वालिटी का फिनिश प्रोडक्ट हम दूसरी कंट्री से ले रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये तो नुकसान है हमारी कंट्री के लिए, है ना। तो हमारे यहाँ हम देख रहे हैं डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बढ़ रही है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कई सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट तो हुआ है ना, लिबरलाइजेशन हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, इसके कारण इस इंडस्ट्री को बूस्ट मिला, नए नए एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे यहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इनको यूज़ कर रहे हैं, और इवन इंडिया में ये इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हो रही है। ठीक है, तो देयर इज़ अ नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कॉम्पिटिटिवली। ठीक है, तो भाई ये सब चीज़ें तो हो रही हैं, लिबरलाइजेशन हुआ है, मतलब कि सरकार ने प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दिया है राइट कि भाई आप इन्वेस्ट करो, एफडीआई आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, दूसरी कंट्री के लोग आके भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमको रिसर्च के लिए और डेवलपमेंट के लिए खर्चा करने की ज़रूरत है, ताकि और अच्छे से प्रोडक्शन और कंजम्पशन हो सके। ठीक, अब आयरन एंड स्टील के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जो है ना, याद रखना ये क्वेश्चन आता है कई बार, क्योंकि फर्स्ट तो सबको याद रह जाता है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ठीक है, इसको याद रखना है। अब इसने ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कई सारी मेटल्स को रिप्लेस किया है एल्यूमिनियम ने। क्यों? क्योंकि लाइट वेट है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन है ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मेलिएबल है, ठीक है, एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्सड विद अदर मेटल्स। ठीक है, तो इसने बहुत सी जगहों पर आयरन एंड स्टील को रिप्लेस किया और उसकी जगह एल्यूमिनियम का यूज़ आजकल किया जाने लगा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, इसका यूज़ होता है एयरक्राफ्ट्स बनाने में। यूटेंसिल्स और वायर्स तो हम जानते हैं, घरों में हमारे यहाँ बर्तन हैं ही जनरली, और हम वायर में एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर का यूज़ तो हम करते ही हैं, है ना। तो एल्यूमिनियम जो है ना, इसने कई सारी इंडस्ट्रीज़ में जो मेटल्स हैं उनको रिप्लेस किया। कुछ इंडस्ट्रीज़ में मेटल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि ये सब्स्टिट्यूट की तरह किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्टील के लिए, कॉपर के लिए, जिंक के लिए, लेड के लिए, ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो है ना, इनमें एल्यूमिनियम ने इन सारी मेटल्स को रिप्लेस किया है। अब जो एल्यूमिनियम के जो प्लांट्स हैं ये इंडिया में कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी स्टेट में, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ठीक है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ये ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर हमको आयरन के एल्यूमिनियम के प्लांट्स मिलते हैं। और ये एक प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ठीक है, हालांकि ये आपको केमिस्ट्री में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी, यहाँ पर इसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट आप चाहें तो इस प्रोसेस का ये जो चार्ट है इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब बॉक्साइट की बात करते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है एल्यूमिनियम के लिए। हम जानते हैं कि रेडिश टाइप का मटेरियल होता है ये। ठीक है, ये जो रॉ मटेरियल है ये स्मेल्टर्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो डार्क रेडिश कलर का एक पत्थर होता है। ठीक, एंड द फ्लो चार्ट जो हमने अभी देखा वो शो करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एल्यूमिनियम की। ठीक, तो रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ज़रूरी है, और अश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल भी बहुत ज़रूरी है एट मिनिमम कॉस्ट। ये दो मेन कंडीशंस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं लोकेशन के लिए। किसकी लोकेशन के लिए? एल्यूमिनियम प्लांट की लोकेशन के लिए। ये दो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, एल्यूमिनियम में बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेनली ये याद रखना है अपन को कि उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, और दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि ये कहाँ कहाँ पर इसके प्लांट्स इंडिया में हैं। ठीक, तो एल्यूमिनियम की क्वालिटीज़ और एल्यूमिनियम प्लांट्स इंडिया में कहाँ कहाँ पर हैं, इसको अपन को याद रखना है। बाकी चीज़ें अपन को बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं केमिकल इंडस्ट्री पर। केमिकल इंडस्ट्री तो हम जानते हैं भैया, ये इंडिया में हम यदि बात करें तो केमिकल इंडस्ट्री ही खुद की सबसे बड़ी कंज्यूमर है। इट इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इटसेल्फ। मतलब एक जो केमिकल होता है ना, वो यूज़ किया जाता है कोई दूसरा केमिकल बनाने के लिए, मतलब रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर लिया जाता है ना, और जीडीपी में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो केमिकल इंडस्ट्री जो है इंडिया की फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्री है। ठीक है, एंड बोथ लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इसकी, और रैपिड ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर्स। ठीक है, अब कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है,
इसका यूज काय काय में होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, एडेसिव्स यानी कि चिपकाने के लिए, पेंट्स, डाई स्टफ, इन सब में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। देखो ये केमिस्ट्री की चीजें हैं, आप यदि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी आपको ये चीजें पता होंगी, नहीं पता है तो आप यहाँ पर ये चीजें याद रखें, ये हो सकता है यहाँ से एमसीक्यूज वगैरह आपको बन जाए। फिर नाइट्रिक एसिड, एल्किलीज, सोडा ऐश जिसका यूज काय के लिए होता है? ग्लास, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, एंड कास्टिक सोडा, ये सब इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, ध्यान रखना है ना। और ये इंडस्ट्रीज वाइडली स्प्रेड हैं पूरे इंडिया में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की, ठीक है, क्लियर ये चीज। ऑर्गेनिक केमिकल्स में क्या आ जाएगा? पेट्रोकेमिकल्स यानी हमारा जो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब। और ये जो है ना, ये काय की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किए जाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, हम कपड़े पहनते हैं सिंथेटिक, जानते हैं अपन, है ना, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ एंड ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी चीजें बनाने के लिए ऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज किया जाता है। और ये कहां पर लोकेटेड है? नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। ये जो ऑर्गेनिक केमिकल्स की जो भी यूनिट्स हैं ये कहां पर होती हैं? ऑयल रिफाइनरीज के या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के आसपास ही होती हैं, ठीक है, क्लियर है ये चीज, ठीक। अब देखते हैं ये जो केमिकल इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा था, केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, ठीक, सारे के सारे मटेरियल्स जो ये प्रोड्यूस कर रही है खुद ही कंज्यूम कर ले रही। तो बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स दैट आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर और डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट्स। एग्रीकल्चर में जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह की बात कर रहे हैं, तो चलो फर्टिलाइजर्स पे ही आने वाले हैं अपन, है ना। फर्टिलाइजर ये केमिकल इंडस्ट्री का ही पार्ट है, और ये फर्टिलाइजर्स की जो इंडस्ट्री है इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलप हुई ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है ये कहाँ पर सेंट्रलाइज्ड है, किसके आसपास सेंट्रलाइज्ड है? यदि हम फर्टिलाइजर्स की बात करें तो 3 टाइप के मेन फर्टिलाइजर्स होते हैं। नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर्स होते हैं जहाँ नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है ना। फिर फॉस्फेरिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, नाइट्रोजनस पहला हो गया, फिर फॉस्फेरिक फर्टिलाइजर्स हो गया, देन अमोनियम फॉस्फेट होता है, डीएपी जिसे हम बोलते हैं, डायमोनियम फॉस्फेट। एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स में तीनों होते हैं, है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश। अब इंडिया में पोटैश की बड़ी समस्या है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है पोटैश, है ना। तो पोटैश जो होता है वो पूरा की पूरा इंपोर्ट करते हैं हम हमारी कंट्री में, क्योंकि इसका कोई भी कंपाउंड कमर्शियली यूज में हमारे यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो हमको पूरा का पूरा पोटैश, लेकिन सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें ये तीनों बैलेंस्ड हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ हालांकि हम यूरिया का कर रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का यूज़ सबसे ज़्यादा हो रहा है हमारे यहाँ, लेकिन होना किसका चाहिए? ये एनपीके का, ठीक है। हालांकि डीएपी भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री का हमको याद रखना है, फर्टिलाइजर्स का इंपॉर्टेंस कब से बढ़ा? ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से, ठीक। और ये इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड है? अब केमिकल इंडस्ट्री में भी पर्टिकुलरली फर्टिलाइजर्स की कि भैया ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो ये इंडस्ट्री भी डाइवर्सिफाई, तो गुजरात में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, इन सभी जगहों पर फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। और भी कई सारी स्टेट्स के नाम हैं जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये मेन है। और ये कुछ अदर सिग्निफिकेंट हैं जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, लगभग आधे से ज़्यादा स्टेट्स हो गई हैं जहाँ पर कि केमिकल का यूज, केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे हैं, है ना, क्लियर है ये चीज़। तो फर्टिलाइजर्स जो है ना इनका बहुत ज़्यादा यूज। अब हम आ जाते हैं सीमेंट इंडस्ट्री पर, ठीक है भाई। सीमेंट इंडस्ट्री भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं दिया कि हम इसको छोड़ दें, थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज गेन कर लेते हैं। तो सीमेंट हम जानते हैं, कुछ भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो सीमेंट तो लगेगा ही लगेगा, है ना। चाहे आप बिल्डिंग्स बनाओ, चाहे आप घर बनाओ, चाहे फैक्ट्रीज बनाओ, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स, या फिर कोई भी कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट हम बनाते हैं लाइक शॉप्स वगैरह, सब चीज़ों में हमें सीमेंट तो यूज़ करना ही पड़ेगा। और सीमेंट कैसे बनता है, इसके लिए रॉ मटेरियल क्या यूज़ होता है? जनरली तो हमें लाइमस्टोन का पता रहता है, चूना पत्थर या लाइमस्टोन जो होता है इससे जनरली सीमेंट बनता है, लेकिन इसके अलावा सिलिका और जिप्सम भी यूज़ किए जाते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो हमें रॉ मटेरियल भी पता चल गया। अब इसके अलावा ये तो रॉ मटेरियल हो गया, और भी कई चीज़ें इसमें लगती हैं, तो क्या लग जाता है? कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर, ये 2 चीज़ें चाहिए।
ठीक है, तब जाके हम उन रॉ मटेरियल को सीमेंट में कन्वर्ट कर पाएंगे, और फिर इस सीमेंट को दूसरी जगहों तक भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो रेलवेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें। ठीक है, अब ये जो इस इंडस्ट्री है इसकी लोकेशन देखो, जियोग्राफी में हम बार बार कहते हैं लोकेशन याद रखना है, तो लोकेशन कहाँ पर इंपॉर्टेंट है इसकी, गुजरात में। अब गुजरात में ये लोकेटेड क्यों है, क्योंकि इसके यहाँ से इसको गल्फ कंट्रीज में एक अच्छा मार्केट मिल गया, इसीलिए ये मेनली कहाँ लोकेटेड है, गुजरात के आसपास ही या गुजरात में ही ये इंडस्ट्री लोकेटेड है। ठीक है, हालांकि फर्स्ट प्लांट जो था सीमेंट का वो कहाँ स्टैब्लिश हुआ था, चेन्नई में 1904 में। ठीक, और इंडिपेंडेंस के बाद इस इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ हुई है। ठीक, अब यदि हम बात करें इसकी क्वालिटी की, तो क्वालिटी में तो हमने डेफिनेटली इंप्रूवमेंट किया है, और इस क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करने के कारण ही हमें कई सारी कंट्रीज़ में मार्केट मिल रहा है, जैसे कि ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, साउथ एशिया में। ठीक है, इन सभी जगहों पर अच्छी डिमांड है सीमेंट की, और हमारे यहाँ से हम यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है और एक्सपेंशन की ज़रूरत है। ठीक, अब आ जाते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल मतलब क्या, व्हीकल्स। हमारे यहाँ हर टाइप के व्हीकल्स बनते हैं, 2 व्हीलर्स बनते हैं, 3 व्हीलर्स बनते हैं, 4 व्हीलर्स बनते हैं, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स भी बनते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ऑटोमोबाइल्स की हम बात कर रहे हैं, ये पहले इतने ज़्यादा हमारे यहाँ सक्सेसफुल नहीं थे, क्योंकि लिबरलाइजेशन नहीं हुआ था। लिबरलाइजेशन के पहले तक 2 ही टाइप की कार्स मिलती थी इंडिया में, या तो आपको एम्बेसडर मिलती थी या फिएट मिलती थी। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद से हम ये देखते हैं कि काफ़ी सारा चेंजेस अपन को इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखने मिलता है। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं, साथ में मल्टीपल कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हैं। तो लिबरलाइजेशन के बाद से हम क्या देख रहे हैं कि कंटेम्प्रेरी मॉडल्स आए हैं और नए मॉडल्स आए हैं। ये न्यू और कंटेम्प्रेरी मॉडल्स के कारण क्या हुआ है, डिमांड बढ़ गई है ना। दीज मॉडल्स हैव स्टिमुलेटेड द डिमांड फॉर द व्हीकल्स इन द मार्केट। ठीक है, और इसके कारण इस इंडस्ट्री की काफ़ी हेल्दी ग्रोथ हुई है। चाहे हम पैसेंजर कार्स की बात करें, 2 व्हीलर्स या 3 व्हीलर्स की बात करें, या फिर हम जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उनकी बात करें, हर एक जगहों पर हम देखते हैं हर एक टाइप के व्हीकल्स की डिमांड बढ़ी है। और इनका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, फिर से वही बात आ जाती है लोकेशन पर, है ना। तो लोकेशन कहाँ पर ये इंडस्ट्री स्टैब्लिश्ड है, दिल्ली के आसपास, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, सबसे ज़्यादा यही होता है। ठीक है, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु, ये सारी लोकेशंस हैं जहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्टैब्लिश की गई है। ठीक है, देन आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। ये दोनों चीज़ें एक साथ पढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो पहले हम जरा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्या क्या आती हैं भाई, ट्रांजिस्टर्स तो आते ही हैं, है ना। ट्रांजिस्टर सेट्स के अलावा टेलीविज़न, टेलीफोन, सेल्युलर, टेलीकॉम, टेलीफोन, रडार, कंप्यूटर्स, है ना। ये सब जो है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का ही पार्ट हैं। और ये इंडस्ट्री मेनली कहाँ पर स्टैब्लिश्ड है, बेंगलुरु में। ठीक है, तो बेंगलुरु जो है ना वो क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स कैपिटल है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ बेंगलुरु में ही ये सारी इंडस्ट्री स्टैब्लिश्ड हैं। बेंगलोर के अलावा भी कई जगहों पर ये इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि कोलकाता में है, चेन्नई में है, पुणे में है, हैदराबाद में है, लखनऊ में है, कोयम्बटूर, मुंबई, दिल्ली, ये सारी जगहों पर, इसके अलावा भी और कई सारी जगहों पर ये इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश्ड हैं। ठीक है, बहुत बड़ा मार्केट हो गया है। अब हम जानते हैं आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है हमारे लिए, है ना। तो मेजर इंडस्ट्री कंसंट्रेशन इज एट बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे, ये मेजर हैं जहां पर ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इससे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, हालांकि हम देख रहे हैं जितना तेज़ी से इस इंडस्ट्री में इनकम बढ़ रही है उतना तेज़ी से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। यदि हम 9th क्लास का डेटा याद करें तो हमने देखा था कि सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन 14 टाइम्स बढ़ गया है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 5 टाइम्स बढ़ा है। तो डेफिनेटली 5 टाइम्स भी बढ़ा है तो बढ़ा तो है ना। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है आईटी इंडस्ट्री में। ठीक है, तो जो हमारी जो आईटी सेक्टर है या जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, इसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ होती चली जा रही है, जिससे कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। ठीक, अब याद रखना है यहाँ से मैप पूछा जाएगा
लाइफलाइंस ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में से आपको ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वाला जो मैप है ना, ये पूछा जाएगा। तो आपको कौन सी लोकेशन याद रखनी है इसमें जो पूछी जा सकती हैं? नोएडा, बिल्कुल दिल्ली के पास, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये लोकेशंस आपको मैप में मार्क करने के लिए आ सकती हैं, इसको भूलना नहीं है, बहुत ध्यान से समझना। नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम, ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं, ये सारी जो लोकेशंस हैं, यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री स्टैब्लिश्ड है, ये मेजर पॉइंट्स हैं। ठीक, तो ये सारी हमने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कंप्लीट कर ली। अब आ जाते हैं, देखो पोल्यूशन की बात करते हैं। इंडस्ट्रीज डेफिनेटली कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी तो कर रही हैं। डेफिनेटली इनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है किस चीज़ में? इकोनॉमिक ग्रोथ में, डेवलपमेंट, लेकिन ये पोल्यूशन भी तो बढ़ा रही हैं। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, इसके अलावा हम ओवरऑल यदि एक साथ इन सब चीज़ों को बोलना चाहें तो हम क्या कहते हैं? डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ये हो रहा है इंडस्ट्रीज़ के कारण, जिसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते, मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेटली इंडस्ट्रीज ज़रूरी हैं, लेकिन नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ एनवायरनमेंट। आप एनवायरनमेंट खर्च करके इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट नहीं कर सकते, है ना? ठीक है, तो भाई एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, और इसमें एक और चीज़ आ जाएगी, थर्मल पोल्यूशन। ठीक है, ये सारे पोल्यूशंस के बारे में अपन को पढ़ना है। मेनली तो ये 4 टाइप के ही हैं, एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइस, और ये बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें कोई दिक्कत होगी। फिर भी एक बार अच्छे से अपन यहाँ पर रीड कर लेते हैं कि कुछ शायद ऐसी चीज़ें हैं जो अपन को यहाँ पर नहीं मिले। जैसे कि पहले हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। क्यों होता है? अनडिजायरेबल गैसेस के कारण, है ना? तो अपन जानते हैं एयर पोल्यूशन क्या कहलाता है? इट इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन, है ना? थोड़ा बहुत प्रोपोर्शन हो तो हम नहीं कहेंगे पोल्यूशन, लेकिन प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस। कौन कौन सी गैसेस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं? जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके कारण एयर पोल्यूशन होता है। और साथ में यहाँ पर क्या होता है? एयरबोर्न पार्टिकुलेट होते हैं। पार्टिकुलेट मटेरियल मतलब जैसे कि हम जानते हैं भाई, डस्ट होती है, स्प्रे मिंट्स होते हैं, है ना, स्मोक होता है, ये सब भी क्या करते हैं? एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कई लोगों को तो आजकल हम जानते हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, अस्थमा वगैरह हो जाता है ना, और भी कई सारी प्रॉब्लम होती हैं। ठीक, जो स्मोक होता है केमिकल इंडस्ट्री से या पेपर फैक्ट्री से निकल रहा है, ब्रिक क्लिन से निकल रहा है, रिफाइनरी से निकल रहा है, स्मेल्टिंग प्लांट यानी कि जहाँ पर मेटल्स पिघलाई जाती हैं वहाँ से निकल रहा है, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से भी स्मोक निकलता है। इन सारी चीज़ों से एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, अब देखो ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें हमको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक बार रीड करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें फिर से याद हो जाएंगी। ठीक, अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या अपन ने पढ़ी, हालांकि ऐसा नहीं कि इसके बारे में पहले नहीं पढ़ा, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में हम सब जानते हैं, यानी कि टॉक्सिक गैस लीक्स, ये भी बहुत हजार्डियस होती हैं और इनसे भी एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये हमारी हेल्थ को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, यानी ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड एटमॉस्फेयर, इन सब को इफ़ेक्ट करता है एयर पोल्यूशन। ऐसा नहीं है कि बाकियों को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, सभी को एयर पोल्यूशन इफ़ेक्ट कर रहा है, चाहे वो एनिमल्स ही क्यों ना हो, प्लांट्स ही क्यों ना हो, इवन बिल्डिंग्स ही क्यों ना हो, बिल्डिंग्स पर भी इसका बुरा असर होता है। ठीक, फिर अब जाते हैं हम वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन बहुत ही कॉमन, ये दिख ही रहा है अपन को, इस तरीके से हम खुद ही पोल्यूट करते ही हैं। कई सारी चीज़ें हम ऐसे फेंक देते हैं, कई बार हम विसर्जन करने के लिए जाते हैं, कुछ चीज़ों का, मूर्तियों का विसर्जन करते हैं, घर में जो मालाएं होती हैं उनका विसर्जन करते हैं, तो फूल के साथ पन्नी भी उसी में डाल देते हैं। तो वाटर पोल्यूशन तो होता है, इतना गंदा लगता है ये देख के, लेकिन फिर भी हम करते हैं, है ना। तो वाटर पोल्यूशन जो होता है वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण एंड एफ्लुएंट डिस्चार्ज के कारण होता है। एफ्लुएंट्स मतलब कि जो लिक्विड वेस्ट होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। तो ये दो रीज़न मिल गए अपन को, कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स, ठीक है, जो कि डिस्चार्ज किए जा रहे हैं रिवर्स में,
इसके अलावा और जो मेन कल्प्रिट्स हैं वाटर पोल्यूशन के, वो पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोकेमिकल्स या पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ठीक है। फिर टेनरीज, टेनरीज मतलब जहाँ लेदर वगैरह का काम होता है। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, अपन पढ़ते जाएंगे ना तो ढेर सारी इंडस्ट्रीज इसमें आ जाएंगी जो कि वाटर पोल्यूशन करती हैं। इवन जो सॉल्ट वगैरह हम बनाते हैं कुछ, है ना, उससे भी इंडस्ट्रीज से वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। अब ये इंडस्ट्रीज में देख रहे हैं जो वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट कर रहे हैं, इसमें सबसे खतरनाक चीज़ जो है ना वो है ये प्लास्टिक, क्योंकि हम सोचते समझते नहीं हैं और इसका यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं और कहीं भी हम इसको फेंक देते हैं। हम जानते हैं प्लास्टिक की हम पॉलीथीन्स यूज़ कर रहे हैं। हमने जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि हमने माला विसर्जित करनी थी तो माला के साथ हमने पॉलीथीन भी उसी में फेंक दी। तो ये प्लास्टिक जो है ना ये सारी चीज़ों को पोल्यूट कर रही है, लैंड को, वाटर को। एयर पोल्यूशन में भी बहुत, यदि आप प्लास्टिक जलाओगे तो एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है अपन को, ठीक है। इसके अलावा फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम, आयरन एंड स्टील स्लैग्स, स्लैग यानी कि जो उसमें से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो, है ना, ये सभी जो है ना ये वाटर पोल्यूशन करते हैं, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर अपन कितना सारा पढ़ते जाओगे, कितनी सारी इंडस्ट्रीज हम याद रखेंगे, जितना ज़्यादा आप याद रख सकते हो, नहीं तो कोई भी इंडस्ट्री आप उठा के देखोगे वो वाटर पोल्यूशन तो कर ही रही, क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट तो हर जगह है, बिना वाटर के तो कोई चीज़ बन नहीं सकती। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? थर्मल पोल्यूशन भी वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है। थर्मल पोल्यूशन का मतलब ये है कि जब हमने गर्म पानी बिना ठंडा किए नेचुरल वाटर बॉडीज में मर्ज कर दिया तो उससे जो नेचुरल टेम्परेचर होता है उस वाटर बॉडी का वो चेंज होता है और ये थर्मल पोल्यूशन कहलाता है ना। फॉर एग्जांपल कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है साथ में हीट प्रोड्यूस होती है, तो उस प्लांट को कूल रखने के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। तो प्लांट क्या करता है, वो हीट एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाता है और वो पानी डायरेक्टली हमने वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर दिया, तो जो नेचुरल टेम्परेचर था वो बदल जाएगा क्योंकि आपने गर्म पानी मिक्स कर दिया उसमें ठंडा किए बिना ही। ये थर्मल पोल्यूशन कहलाता है। तो थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन्ड इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग, ठीक है, क्लियर है। अब इससे एक्वेटिक लाइफ पर तो बहुत बुरा इंपैक्ट होगा ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है एक्वेटिक लाइफ की ग्रोथ के लिए, है ना, फिश ब्रीडिंग वगैरह के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। हम अपनी भी बात करें, हमें भी एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है, उससे ज़्यादा या उससे कम रहेगा तो फिर हमको कुछ आर्टिफिशियल चीज़ों की मदद लेनी पड़ेगी, तब हम जिंदा रह पाते हैं, है ना। तो इसमें हम क्या देखते हैं जनरली, वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, ठीक है, ये क्या करती हैं, इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, तो ये जब रिलीज़ किया जाता है ना यहाँ का पानी, तो ये कैंसर जैसी बीमारियां भी पैदा कर सकता है, बर्थ डिफेक्ट्स भी पैदा कर सकता है एंड मिसकैरिएजेस भी करवा सकता है। थर्मल पोल्यूशन से वाटर पोल्यूशन हो रहा है और ये वाटर पोल्यूशन ये सारी बीमारियों की जड़ हो सकता है, ठीक है। तो सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड, जुड़े हुए एक दूसरे से, और ये जो न्यूक्लियर वगैरह से, जो न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह से जो वेस्ट निकल रहा है ये सभी को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ठीक है, पैकेजिंग, सॉल्ट, गार्बेज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सॉइल को यूजलेस बना देती हैं और साथ में वाटर, इवन ग्राउंड वाटर भी नहीं बचता, ग्राउंड वाटर भी पोल्यूटेड हो जाता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो पानी जो होता है ना अंदर रिसता है ना, ठीक है। अब जब ये पानी परकलेट होता है, रिसता है अंदर, तो क्या करता है, अपने साथ पोल्यूटेंट्स ले जाता है और ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर देता है और ये ग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेटेड हो जाता है, यानी कि पोल्यूट हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पोल्यूशन जो है वो है नॉइस पोल्यूशन। हम जानते हैं कोई भी अनवांटेड साउंड जो होता है वो क्या कहलाता है, नॉइस पोल्यूशन कहलाता है। अनवांटेड साउंड है ये, ठीक है। तो नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, इससे इरिटेशन होता है, गुस्सा आ जाता है हम लोगों को।
अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुस्सा आता है, इससे हमें बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि हमारे कान खराब हो सकते हैं, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर। ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो नॉइस पोल्यूशन के कारण हो सकती हैं, और कई सारी चीज़ों से नॉइस पोल्यूशन होता है। या अनवांटेड साउंड कैसे किन चीज़ों के कारण क्रिएट होता है? कंस्ट्रक्शन के कारण, इंडस्ट्रियल एंड जो हाउस कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, तो इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के कारण, मशीनरी के कारण, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स के कारण, जनरेटर्स के कारण, सॉज यानी कि जो आरी होती है जिससे हम लकड़ियाँ काटते हैं, सॉ के कारण, ठीक है। फिर न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स के कारण, ठीक है। इन सब चीज़ों के कारण नॉइस पोल्यूशन होता है। और भी कई सारे रीजंस होते हैं नॉइस पोल्यूशन के, जैसे कि हम हॉर्न्स की बात करें, जब गाड़ियाँ चलती हैं हॉर्न ब्लो करते हैं लोग, उससे भी नॉइस पोल्यूशन होता है, उससे भी इरिटेशन होता है। और कई बार हॉर्न ब्लो नहीं भी करते, हम देखते हैं कई बार साइड से तेज़ी से कोई बाइक या कार निकाल के ले जाता है, तब भी नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप के पोल्यूशंस हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, कई क्लासेस में हमने ये पोल्यूशंस के बारे में पढ़ा है, ठीक। अब हमें ये पढ़ना है कि जो पोल्यूशन हो रहा है इसको कंट्रोल कैसे करें, तो कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसके बारे में अब हमको पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है। हर तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, चाहे हम वाटर की बात करें, चाहे एयर की बात करें, चाहे लैंड की बात करें, है ना। हर तरीके का पोल्यूशन जो है उसको रोकने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पोल्यूशन कितना ज़्यादा कर रहे हैं उसको समझाने के लिए यहाँ एक एग्जांपल लिया हमने कि एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्री पोल्यूट्स 8 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। यानी कि हमने 1 लीटर पानी डिस्चार्ज किया है इंडस्ट्रीज से जो पोल्यूटेड है, तो वो 8 लीटर पानी को पोल्यूट कर देता है। तो ये जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है जो फ्रेश वाटर को पोल्यूट कर रहा है, इसको कैसे रोका जाए ये भी हमें देखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो कुछ सजेशंस, ये भी बहुत सारे सजेशंस बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत कॉमन सजेशंस हैं। सबसे पहला देखो, मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग। अब भाई प्रोसेसिंग के लिए जो पानी लगता है उसका यूज़ कैसे मिनिमाइज करें? इसका यूज़ मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे? रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। मतलब अभी क्या होता है, जैसे मैंने थर्मल पावर प्लांट्स का बताया था, या सॉरी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का बताया था, कि उसकी कूलिंग के लिए हम पानी यूज़ करते हैं और उसको डिस्चार्ज कर देते हैं वापस से नेचुरल वाटर बॉडीज़ में। अब यदि हम उसको रीयूज़ करें, फॉर एग्जांपल जो पानी हमने यूज़ कर लिया उसको हम कहीं ऐसी जगह स्टोर करते चलें कि जहाँ वो ठंडा हो जाए, और फिर वापस से उसी पानी को हम दोबारा से यूज़ करें, तो ये जो हम प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि हमने उसको रीयूज़ कर लिया या रिसाइकल कर लिया। और यदि हम 2 से ज़्यादा स्टेजेस में इसका यूज़ कर रहे हैं, सक्सेसिव स्टेजेस में, तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो पहला ये हो गया कि प्रोसेसिंग के लिए जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं उसको रीयूज़ करें या रिसाइकल करें, ठीक। दूसरी चीज़ क्या? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हमने वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर में भी पढ़ा कि भाई वाटर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत है। यदि हम वाटर हार्वेस्ट करेंगे तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। देन ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इनटू रिवर्स एंड पाउंड्स। नदी तालाबों में ये छोड़ने से पहले या गर्म पानी छोड़ने से पहले उसको ठंडा कर लो, या फिर जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं यानी कि जो लिक्विड वेस्ट है उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिल जाए, उसके बाद यदि हम मिक्स कर रहे हैं तो ठीक है, ठीक है। देन ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कैन बी डन इन 3 फेजेस। ये ध्यान से समझना आप, है ना, क्योंकि अभी हमने देखा कि भाई पानी गर्म है तो उसको ट्रीट करना है और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को ट्रीट करना है। अब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को ट्रीट करने के 3 तरीके हैं, सिंपल से। सबसे पहला तरीका क्या दिया हुआ है आपको? भाई मैकेनिकल मींस, है ना। क्या होता है इसमें? स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लक्चुएशन एंड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन हम जानते हैं भाई, मिट्टी विट्टी कुछ भी उसमें है पानी में, आप उसको स्टिल रख दो तो वो अपने आप नीचे सेडिमेंटेशन हो जाएगा और पानी जो है वो क्लीन हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखो क्या होता है, स्क्रीनिंग ये इस तरीके से होती है, जैसे जालियाँ लगा देना। जालियाँ लगा दी तो जो भी बड़ा बड़ा कचरा होता है वो यहाँ जालियों में रुक जाता है, पानी बहकर निकल जाता है, ये कहलाती है स्क्रीनिंग, ठीक है। फिर आते हैं ग्राइंडिंग। ये इस तरीके के ग्राइंडर्स लगे होते हैं कि यहाँ कोई कचरा आएगा तो ये ग्राइंडर्स उसकी ग्राइंडिंग करता हुआ चला जाएगा, वो कचरा जो है वो या तो रुक जाएगा या पिसता हुआ आगे निकलेगा, ठीक है। फिर फ्लक्चुएशन क्या होता है कि हम जो उसमें वेस्ट, जैसे हम फिटकरी घोलते हैं ना, कि कई बार पानी में मिट्टी रहती दिखती नहीं है, फिटकरी घोलते हैं तो सारी नीचे आ जाती है, वो फ्लक्चुएशन कहलाता है। तो उसमें क्या करते हैं कि हम
चार्जेस जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस उसको न्यूट्रल कर देते हैं और फिर वो सेडिमेंटेशन उसका हो जाता है और उसकी क्लीनिंग हो जाती है ना। तो ये पहला तरीका है, मैकेनिकल मींस के थ्रू हम पानी को क्लीन करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू होता है, केमिकल्स मिलाते हैं जैसे क्लोरीन वगैरह मिलाया जाता है, ठीक है। और तीसरा तरीका क्या होता है, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू। इसमें क्या आ जाता है भाई, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है। ये सारे तरीके हैं जिससे कि हम जो पोल्यूशन है उसको रोक सकते हैं, ठीक है। अब और भी कई एग्जांपल्स हैं और भी कई सजेशंस हैं। और क्या सजेशंस है, देखो, ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडस्ट्रीज वेयर इट इज थ्रेटेंड, जहां खतरा है वहां पर अपन यदि लीगल मीन्स यूज करें, कानून बना दें और इसको रेगुलेट करें कि भैया ये ओवर यूज ना कर लें रिसोर्सेज का। ओवर ड्रॉइंग मतलब ज्यादा पानी ना निकाल लें, तो भी हम वाटर को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं, उसका वाटर लेवल रिड्यूस होने से बचा सकते हैं। देन पार्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं एयर में, इसको भी रिड्यूस किया जा सकता है ना। माने कि जो डस्ट आ रही है या जो स्मोक आ रहा है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू द फैक्ट्रीज। स्मोक स्टैक्स लगाएंगे तो उससे स्मोक कम हो जाएगा, ठीक है। किस चीज के साथ लगाए जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के साथ, उनके साथ जब इसको लगाते हैं तो ये स्मोक को कंट्रोल करते हैं। देन फैब्रिक फिल्टर्स, कि भाई जो फैब्रिक निकल रहा है उसको फिल्टरिंग कर दी जाएगी, फैब्रिक नहीं निकल पाएगा, ठीक है। स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर्स, ये सब क्या करते हैं, ये पर्टिकुलेट मैटर को एयर में आने से रोकते हैं और एयर पोल्यूशन को कम करते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स हैं। स्मोक कैन बी रिड्यूस, अभी हमने यार पर्टिकुलेट मैटर की बात करी, अब हम बात करते हैं स्मोक की। स्मोक कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, यदि हम कोल की जगह ऑयल या गैस का यूज करें तो भी स्मोक को कम किया जा सकता है। नॉइस पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, मशीनरी को यदि हम अपग्रेड करते रहेंगे या जो इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, जनरेटर्स हम यूज कर रहे हैं, इसमें साइलेंसर्स का यूज करेंगे अपन यदि, तो भी हम नॉइस पोल्यूशन को भी कम कर सकते हैं। तो हमने देखो क्या क्या देख लिया अभी कि पार्टिकुलेट मैटर को कैसे रिड्यूस करें, स्मोक को कैसे रिड्यूस करें, नॉइस पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस करें, ठीक है। इसी नॉइस पोल्यूशन में यदि हम बात करें मशीनरी की, यदि मशीनरी जो है वो रीडिज़ाइन की जाए और एनर्जी एफिशिएंट एंड रिड्यूस्ड नॉइसेस वाली मशीन का यूज़ किया जाए तो भी नॉइस पोल्यूशन को भी रोका जा सकता है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो रहा है उसको भी रोका जा सकता है, ठीक। साथ में नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल भी आता है, इसका यूज़ करके भी अपन क्या कर सकते हैं, नॉइस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। और सब जब कुछ नहीं कर सकते तो क्या यूज़ कर सकते हैं, कान में कुछ लगा लो भाई, ठीक है ना, तो अपन एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। तो एयर प्लग्स का और ईयरफोन्स का भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, इन चैलेंजेस को ओवरकम करने की जरूरत है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। एनवायरनमेंट को यदि हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ये जो हम सजेशंस अभी पढ़ रहे थे इनको फॉलो करने की ज़रूरत है। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं अपन एनटीपीसी का, कि कैसे एनटीपीसी जो इंडिया का लार्जेस्ट पोल्यूटर है, ये कैसे पोल्यूशन कंट्रोल करता है ना। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, है ना, मतलब कोयला जलाकर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो लार्जेस्ट पोल्यूटर हैं ये। अब ये जो है ना, ये इंडिया में कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं, इसकी एक मिसाल है इसमें, क्योंकि देखो इनके पास एक ISO सर्टिफिकेट है फॉर EMS, मतलब कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसका जो ये 41001 वाला जो सर्टिफिकेट होता है ISO का, ये इनके पास है। अब ये कैसे करते हैं, है ना, इसके बारे में अपन को पढ़ना है। जरा देखो, जरा समझते हैं अपन कि ये कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो द कॉर्पोरेशन हैज अ प्रोएक्टिव अप्रोच, बहुत प्रोएक्टिव मतलब बहुत तेजी से ये रिएक्ट करते हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेस। नेचुरल एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और रिसोर्सेस को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि वाटर, ऑयल, गैस एंड फ्यूल इन प्लेसेस वेयर इट इज सेटिंग अप पावर प्लांट्स, ठीक है। अब जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 2 पावर प्लांट्स हैं इनके, उसमें से जहां तक है एक बंद कर दिया गया क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये फिर भी इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जहां पर भी इन्होंने पावर प्लांट्स वगैरह स्टैब्लिश किए हैं वहाँ एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं,
सिंपल चीजें हैं। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, मतलब भाई सब अच्छे सबसे लेटेस्ट टाइप के इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, उसको अपडेट करते रहते हैं ना। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो ये फ्यूल एफिशिएंट भी होंगे और पोल्यूशन को भी कंट्रोल करेंगे, ठीक। फिर वेस्ट को, जो वो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वेस्ट क्या प्रोड्यूस होता है, ऐश यानी कि राख, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, उस राख का यूटिलाइजेशन बढ़ाएं। तो इनने क्या बोला, मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन। अब ये राख का कहाँ यूज होता है, कई जगहों पर, जैसे हम देखते हैं गाँव में तो पहले बर्तन मांजने के लिए यूज होता था, खेत वेत में भी डाल देते थे, है ना। इससे अच्छी खासी अपन को एक फर्टिलाइजर भी बन जाती थी। लेकिन अब उतना सारा क्वांटिटी में राख है, उतना पूरा तो यूज नहीं कर सकते, है ना। बट फिर भी ये कह रहे हैं कि ये मिनिमाइज कैसे कर रहे हैं वेस्ट जनरेशन को, ऐश यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करके, ठीक। फिर प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स, ग्रीन बेल्ट्स हम जानते हैं, ट्रीज लगा देना फैक्ट्रीज के आसपास। आप देखोगे कई बार आपको ऐसे ग्रीन बेल्ट्स नजर आएंगे, जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है, ठीक है। और हमारा जो स्पेशल पर्पस होता है वो सॉल्व हो जाता है एफॉरेस्टेशन वाला, है ना। इससे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन होने से बचाया जा सकता है, ठीक। दो और स्टेप्स हैं, क्या है, रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, है ना। एक तालाब जैसा बना देते हैं राख का, ठीक है। ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें करते हैं ताकि पोल्यूशन कम हो। एंड इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, ये बहुत जरूरी है भाई, कि ये कितना पोल्यूशन कर रहे हैं, यदि इनको पता ही नहीं होगा तो ये कैसे उसको रोकेंगे, है ना। तो ये मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये रिव्यूज़ भी करते हैं, ऑनलाइन डेटाबेस भी तैयार करते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के थ्रू ये जो एनटीपीसी है ये पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया कि कैसे इंडिया का लार्जेस्ट पोल्यूटर जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल करने का काम कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर हमसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं, और बाकी के सारे कोर्सेज़ के डिटेल वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।